भाला थामे हुए वे बनकर प्रेरी अन्वेषक, जो अभी तक अपने अस्त्रों के सहारे ढीले ढाले अंदाज में खड़े थे, अचानक फिर से सीधे खड़े हो गए। उनकी भालाओं की नोकें, जो कुछ क्षण पहले जमीन की ओर झुकी हुई थीं, अब एक साथ घूमकर उस जुलूस की दिशा में तन गईं। अभी नहीं, अभी नहीं। काले व्यापारी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कठोर किंतु संयमित स्वर में आदेश दोहराया। मनुष्यों की इस अचानक बदली हुई आक्रामक मुद्रा ने वीर श्रेणी भाड़े के योद्धाओं के भीतर दबी हुई हिंसा को भड़का दिया। उनके शरीर तनाव से भर गए और वे किसी भी क्षण टूट पड़ने को तैयार दिखाई दे रहे थे। यदि एक भी चिंगारी भड़क उठती तो रक्तपात निश्चित था। बार बार दिए गए आदेशों के कारण ही वे किसी प्रकार नियंत्रण में रहे। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे युद्ध के लिए आतुर थे और पहले ही संकेत पर हमला कर देते। इस स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग था, हरिमा भूलभुलैया की ओर से तनाव कम करने की पहल। रुद्र प्रताप की दृष्टि। रुद्र प्रताप पूर्व नाम किम जिनवू ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव रखा गया था जिसने परिस्थितियों को पल भर में इतना विस्फोटक बना दिया। उसकी दृष्टि उन चेहरों पर टिकी थी जो व्यवहारिक रूप से हरिमाओ भूलभुलैया की सत्ता के शिखर पर बैठे थे। उप मुख्य प्रशासक महेश्वर सिंह, भूलभुलैया स्वामी जिनेंद्र प्रताप तिवारी और अन्वेषक अर्जुन यदुवंशी ली जूनियंग। पर वहां से उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह केवल इतना देख सका कि महेश्वर सिंह एक गंभीर कठोर मुख मुद्रा के साथ उस से बात कर रहे थे। उनके साथ खड़े डंजन शिशु हमेशा की तरह भावहीन थे, जबकि इम का हाव भाव ऐसा था मानो वह स्वयं को बंधक बनाए जाने के भय से कांप रहा हो। आखिर वे किस बारे में बात कर रहे हैं? अंततः जिज्ञासा ने रुद्र प्रताप को विवश कर दिया। वह आगे बढ़ा और सीधे काले व्यापारी के समीप पहुंचा। सांप काले व्यापारी की चुप्पी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा कौन सा सौदा रखा है, रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, जिससे महेश्वर सिंह जैसे व्यक्ति का व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया। काला व्यापारी असामान्य रूप से मौन था। ये सौदा काले व्यापारियों और काले बाघों की भूलभुलैया के बीच का है, उसने टालते हुए कहा। अतः मैं आपको इसके विषय में कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ स्वामी। यह अस्वाभाविक था। सामान्यतः वह व्यक्ति बातों से कभी नहीं थकता था, पर इस बार उसने दृष्टि फेर ली और आगे कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। रुद्र का स्वर ठंडा हो गया। तुम स्वयं कह चुके हो कि यह कोई साधारण व्यापार नहीं है, और अब तुम कह रहे हो कि यही है। काला व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हमने साथ में बहुत कुछ झेला है और मैं आपके प्रति अत्यधिक सम्मान रखता हूँ, पर इस बार इस सौदे का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। ये स्पष्ट था कि इम केवल एक मुखौटा था, वास्तविक शक्ति कहीं और थी, और रुद्र प्रताप इस सौदे में केवल एक दर्शक मात्र था। अप्रत्याशित अंत। लगता है बात समाप्त हो गई। काले व्यापारी के शब्द सुनते ही रुद्र ने मुड़कर देखा। अभी जहां तलवारें खींचने ही वाली थीं, वहीं अब महेश्वर सिंह और इम्प एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, और दोनों के चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। स्थिति इतनी अचानक बदली थी कि उसका कारण समझ पाना असंभव था। जिस बात की आपको सबसे अधिक चिंता थी, काला व्यापारी गंभीर दृष्टि से रुद्र को देखते हुए बोला, वह आज नहीं होगी। फिर उसने धीमे भारी स्वर में जोड़ा, पर इसे स्मरण रखना, आज नहीं तो कल आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसकी आंखें बिना झपके रुद्र की आंखों में जमी रहीं। चयन टला है, समाप्त नहीं हुआ। अमावस्या अधोलोक की तैयारी। हरिमा भूलभुलैया से लौटने के बाद रुद्र प्रताप को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा तक थक चुकी हो, पर विश्राम का कोई अवसर नहीं था। वह नाग दुर्ग के सिंहासन पर बैठा और तुरंत आदेश दिया, डोमिनिक और बाकी सभी को बुलाओ, मुझे काले व्यापारियों के विषय में सब कुछ जानना है। डोमिनिक चौंक उठी। स्वामी, वे साधारण व्यापारी नहीं हैं, रुद्र ने ठोस स्वर में कहा। उनके पीछे कोई है, अधोलोक के शिखर पर बैठा हुआ कोई। काले व्यापारी का अधोलोक की रक्षा के प्रति अधिक रुख, और यह कहना कि आवश्यकता पड़ने पर वह भूलभुलैया को स्वयं नष्ट कर देगा, ये सब किसी संरक्षक की भूमिका से अधिक मेल खाते थे, न कि एक व्यापारी से। सावधान रहना, रुद्र ने जोड़ा, यदि वे किसी उच्च सत्ता के अधीन हैं, तो वह ऐसी शक्ति हो सकती है जिससे महान रईस भी टकराने का साहस नहीं करते। डोमिनिक ने सिर झुकाया। समय लगे तो लगे, रुद्र बोला, पर पूर्ण सावधानी के साथ। घर परिवार के बीच अधोलोक के कार्य निपटाकर रुद्र सतह पर लौटा। इस बार वह सीधे अपने परिवार के पास गया। माता कौशल्या ने उसे देखते ही कहा, आजकल बहुत व्यस्त रहते हो, लगता है तुम्हारा चेहरा ही भूल जाऊंगी। रुद्र ने सिर झुका दिया। क्षमा करना माँ। साधारण भोजन बनाते समय भी माता कौशल्या की आंखों में वही चिंता थी। अंत में हम सब बस जीने के लिए ही तो संघर्ष करते हैं, उन्होंने स्नेह से कहा। रुद्र का मन कुछ हल्का हुआ। टीवी समाचार और भय। तभी टीवी पर समाचार गूंज उठा। ताज़ा समाचार, अज्ञात समूह द्वारा कई देशों की भूलभुलैयाओं पर हमला। हरे रंग की इंफ्रारेड फुटेज में दैत्य दौड़ रहे थे, गोलियां चल रही थीं, और मानव चीख रहे थे। विशेषज्ञ कह रहे थे, ये प्राणी 5वें तल के नहीं हैं, ये 8वें या 9वें तल के जीव हैं। रुद्र के हाथ कांप उठे।
काले व्यापारी के शब्द गूंज उठे। यदि अधोलोक संकट में पड़ा तो हम कोर निकाल लेंगे। उसकी माँ स्तब्ध खड़ी थी। क्या तुम अब भी अधोलोक जाते हो? उन्होंने कांपते स्वर में पूछा। रुद्र चुप रहा, दिल टूटना स्वीकारोक्ति। कब से? माता कौशल्या फूट पड़ी। आर्या शांता की शादी से ठीक पहले। रुद्र ने भारी हृदय से उत्तर दिया। माँ घुटनों के बल गिर पड़ी। ये हमारी गलती है, हम पापी हैं। रुद्र ने उन्हें थाम लिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पर वह उन्हें ये कैसे बताता कि यह उसका स्वयं का चुनाव था। इसी क्षण समाचार गूंजा। ताज़ा समाचार, भारत के अधिकार क्षेत्र की एक भूल भुलैया पर भी हमला। रुद्र प्रताप का सिर झटके से ऊपर उठा। समाचार वाचक के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि रुद्र प्रताप का शरीर स्वतः ही कठोर हो गया। उसकी दृष्टि टेलीविजन स्क्रीन पर जमी थी, पर उसका मन पहले ही वहां पहुंच चुका था। उस भूल भुलैया के भीतर, जहां इस समय रक्त, चीखें और विनाश एक साथ बह रहे होंगे। भारत। उसके होंठों से केवल एक शब्द निकला। माता कौशल्या ने उसके चेहरे के बदलते भाव देख लिए थे। जिस भय को वह अब तक दबाए हुए थी, वह अब पूरी तरह उनकी आंखों में उतर आया। रुद्र, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। क्या ये वही जगह है? रुद्र ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर की आवश्यकता भी नहीं थी। मौन ही सबसे क्रूर सत्य बन चुका था। माँ का भय, बेटे का बोझ। मत जाओ। माता कौशल्या ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो यदि पकड़ ढीली हुई तो वह उनसे सदा के लिए छूट जाएगा। मैं फिर किसी बेटे को अधोलोक के अंधेरे में नहीं खो सकती। उनकी आवाज़ में आदेश नहीं था, केवल एक माँ की टूटी हुई प्रार्थना थी। रुद्र प्रताप ने पहली बार अनुभव किया कि अधोलोक के सम्राट बनने से पहले वह अब भी किसी का बेटा था। माँ, उसने बहुत धीरे से कहा, यदि मैं नहीं गया तो और लोग मरेंगे। माता कौशल्या की उंगलियां ढीली पड़ गईं। वे ये तर्क समझती थीं, पर स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। निर्णय की घड़ी। रुद्र प्रताप उठ खड़ा हुआ। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं बचा था। काले व्यापारी के शब्द, विश्व के विभिन्न देशों की उजड़ी हुई भूल भुलैयाएं, और अब भारत, सब एक ही धागे से जुड़े थे। अब छुपकर देखने का समय नहीं है। उसने स्वयं से कहा, यदि अधोलोक के संरक्षक सक्रिय हो चुके थे तो इसका अर्थ केवल एक था, किसी ने सीमा लंघ ली थी। अमावस्या अधोलोक में हलचल। जैसे ही रुद्र प्रताप अधोलोक लौटा, नागदुर्ग में पहले से ही असामान्य हलचल थी। राक्षसी प्रहरी दौड़ रहे थे, संदेशवाहक एक के बाद एक आ रहे थे, और वायु में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। डोमिनिक पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। स्वामी, उसने गंभीर स्वर में कहा, हमें पुष्टि मिल गई है। भारत की भूल भुलैया पर हमला हुआ है, और यह कोई साधारण हमला नहीं है। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। किस स्तर के प्राणी? 8वें तल से नीचे के, डोमिनिक ने उत्तर दिया, और संख्या असामान्य रूप से अधिक। रुद्र ने गहरी सांस ली। तो यह वही है, उसने कहा, काले व्यापारियों का निर्णय। सांप काले व्यापारी का वास्तविक रूप। उसी क्षण छाया के बीच से एक परिचित आकृति उभरी। काला व्यापारी। इस बार उसके साथ न कोई जुलूस था, न कोई औपचारिकता। स्वामी, उसने झुककर कहा, आपने समाचार देख लिया होगा। तुमने किया? रुद्र ने सीधा प्रश्न किया। काले व्यापारी ने सिर हिलाया। न हमने आरंभ किया, उसने शांत स्वर में कहा, न हम इसे रोक सकते थे। तो ये कौन कर रहा है? रुद्र का स्वर भारी था। काले व्यापारी कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, वे जो अधोलोक को केवल संसाधन मानते हैं, वे जो भूल भुलैयाओं को संतुलन नहीं, केवल शोषण की वस्तु समझते हैं। रुद्र को उत्तर पसंद नहीं आया। नाम, उसने कहा। काले व्यापारी की आंखों में पहली बार झिझक झलकी। अभी नहीं, उसने उत्तर दिया, पर शीघ्र ही आप स्वयं उन्हें देखेंगे। फायर तूफान से पहले की शांति। तो अब क्या? रुद्र ने पूछा। काला व्यापारी सीधा खड़ा हुआ। अब, उसने कहा, आपको तय करना होगा, सतह या अधोलोक, मानव या संरक्षक, दर्शक या सहभागी। शब्द वही थे जो पहले भी कहे जा चुके थे, पर अब उनका भार कई गुना अधिक था। रुद्र प्रताप ने सिंहासन की ओर देखा। वह सिंहासन जो शक्ति देता था, पर मूल्य भी मांगता था। डोमिनिक, उसने आदेश दिया, भारत की भूल भुलैया का पूरा विवरण लाओ। और काले व्यापारी, उसकी दृष्टि तीखी हो गई। यदि यह युद्ध है, तो इस बार मैं केवल कोर नहीं बचाऊंगा, मैं कारण तक पहुंचूंगा। काले व्यापारी के होंठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान उभरी। तो अंततः उसने कहा, आपने अपना पहला वास्तविक कदम उठा लिया है, अधोलोक के स्वामी। उन्होंने हमारी पहली रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया है। वे अब दूसरी रक्षा पंक्ति से टकराने ही वाले हैं। हम अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऑपरेशन कक्ष के भीतर मौजूद सभी ऑपरेटर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। हर स्क्रीन पर रक्त, ध्वस्त संरचनाएं और टूटती हुई रक्षा पंक्तियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। क्षति का आंकड़ा बताओ। नहीं, ये बताओ कि अब तक कितने जीवित बचे हैं। एक ऑपरेटर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हम अभी भी मृतकों की संख्या का आकलन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद केवल 3% लोग ही जीवित बच पाएंगे।
ये सुनते ही महेश्वर सिंह, जो हरिमाऊ भूल भुलैया के प्रभारी और संचालन दल के प्रमुख थे, अपनी कुर्सी पर जड़ हो गए। उनके चेहरे पर आशा का कोई चिन्ह शेष नहीं था। कमबख्त, उनके मुंह से गाली फूट पड़ी। सैंड टाइमर 20 मिनट में विनाश। ये पूरी तबाही तब मची थी जब रहस्यमय आक्रमणकारी भूल भुलैया में घुसे हुए केवल 20 मिनट ही हुए थे। फिर भी पहली रक्षा पंक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। भारी सैन्य स्तर के स्वचालित हथियार, सावधानी से चुने गए अनुभवी अन्वेषक, सब कुछ व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे 20 मिनट भी नहीं टिक पाए। हमारे रक्षात्मक हथियार काम ही नहीं कर रहे। दुश्मन दूसरी रक्षा पंक्ति बनकर लाइन तक पहुंच चुके हैं। वे वहां भी टिक नहीं पाए। रक्षा पंक्ति टूट गई है। वे रक्षाएं, जो सामान्यतः छठे तल के प्राणियों को भी रोक लेती थीं, क्षण भर में ध्वस्त कर दी गईं। मानवों ने अपनी अग्निशक्ति बढ़ाने के लिए मार्ग को चौड़ा करने का जो निर्णय लिया था, अब वही निर्णय उनके विनाश का कारण बन गया था। वार्निंग साइन घातक भूल। पिछले युद्धों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने मान लिया था कि उनकी सुरक्षा पर्याप्त है, पर यह एक भयावह भूल थी। भारी हथियार उन प्राणियों की मोटी खाल को बस खरोंच ही पाए, और वही खरोंच उनके क्रोध को और भड़का रही थी। जिस केंद्रीय मार्ग को हरिमाऊ भूल भुलैया ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों से बनाया था, वही अब उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। धिक्कार है, महेश्वर सिंह गुस्से से चिल्ला उठे। बाघ काले बाघों का आदेश। एक ऑपरेटर ने पीले पड़ चुके चेहरे से कहा, हमारी क्षति असहनीय है। यदि हमने और टकराव किया तो ये सीधी आत्महत्या होगी। पीछे मत हटो, महेश्वर सिंह गरजे। यदि नियमित अन्वेषक पीछे हट गए तो डंगन बेबीज गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन डटे रहो, चाहे और अन्वेषक मारे जाएं, हमें समय खींचना ही होगा। ऑपरेशन कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखों में भय था। तुम लोग क्या समझते हो, ये निर्णय मेरे लिए आसान है? महेश्वर सिंह दहाड़े। उनका मन भाग जाना चाहता था, पर उनका कर्तव्य उन्हें वहीं बांधे हुए था। बाघ का चेहरा अंतिम दांव। तभी किरणदेव तिवारी ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, काले बाघों को बुलाए। हर काला बाघ अत्यंत मूल्यवान प्रयोग था, पर अब कोई विकल्प नहीं बचा था। काले बाघ फिर से बुलाए जा सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मरे हुए अन्वेषक कभी वापस नहीं आएंगे। अब निर्णय स्पष्ट था। 50 काले बाघ। महेश्वर सिंह ने आदेश दिया, उन्हें अग्रिम मोर्चे पर भेजो। आशा का क्षणिक भ्रम। कैमरों में अंधेरे मार्ग से दौड़ते हुए लाल धारियों वाले विशाल काले बाघ दिखाई दिए। नियंत्रण कक्ष में सभी ने सांस रोक ली, पर वह आशा क्षण भर में चूर चूर हो गई। काले बाघ एक पल में चीर दिए गए। उनका रक्त और मांस भूल भुलैया की दीवारों पर बिखर गया। फिर भी महेश्वर सिंह रुके नहीं। पीछे हटो, जब तक काले बाघ समय खरीद रहे हैं। हम अपनी शक्ति पुनर्गठित करें। वे जानते थे, यदि काले बाघ पर्याप्त होते तो उन्हें पहले ही बुलाया गया होता। फायर पीछे हटी मानवता। अंततः लगभग 200 अन्वेषकों में से केवल 34 ही चलने योग्य अवस्था में बचे थे। बाकी या तो मरे हुए थे या इतने बुरी तरह घायल कि गिने जाने योग्य भी नहीं। डर, लालच और अविश्वास उनके बीच फैल चुका था। ये हमारे अनुबंध में नहीं था। हमें केवल 5वें तल के प्राणियों से लड़ना था। कई लोग पीछे हटने लगे। जया यामिनी चिल्लाए, अगर हम पीछे हटे तो भूल भुलैया का हृदय नष्ट हो जाएगा। पर किसी ने नहीं सुना। अमावस्या और तभी भूल भुलैया के द्वार पर एक आकृति खड़ी थी, रक्त से सने जीव उसके पास से भागते जा रहे थे। अगर तुम मदद के लिए आए हो, एक व्यक्ति ने उसे रोका, तो वापस लौट जाओ, नीचे केवल नरक है। वह व्यक्ति कांप रहा था। रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में पूछा, नरक? गहरे तल के अज्ञात प्राणी, उसने उत्तर दिया, हम उनका सामना नहीं कर सकते। उसी क्षण उपप्रमुख केशव जोशी वहां पहुंचे। उन्होंने थके स्वर में कहा, हम सभी पीछे हट रहे हैं, क्या मेरे अलावा और कोई सहायता है? रुद्र प्रताप ने पूछा, 8वें स्तर और उससे ऊपर के डंगन बेबीज भेजे जाएंगे। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। तो शुरुआत में क्यों नहीं भेजा गया? केशव जोशी ने सीधा उत्तर दिया, क्योंकि हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रुद्र प्रताप, मैं? केशव जूह्युक के उत्तर ने रुद्र प्रताप को पूरी तरह असहज कर दिया। वह स्पष्ट रूप से इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। हाँ, तुम ही, केशव ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो शत्रु इस भूल भुलैया पर आक्रमण कर चुके हैं वे साधारण गहन तलों के जीवों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। 5वें और 6ठे तल के प्राणियों के विरुद्ध जो भारी हथियार हमने तैनात किए थे वे सामान्यतः पर्याप्त होने चाहिए थे। उसी क्षण केशव के शब्दों के बीच एक अत्यंत क्षीण किंतु परिचित स्वर रुद्र के मन में गूंजा। हमें क्या करना चाहिए? रुद्र का शरीर सहज ही पोर्टल की दिशा में मुड़ गया। उसी क्षण वह समझ गया। अंगेला उससे दूरस्थ मानसिक संपर्क कर रही थी। उसने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, यदि वे मेरा प्रस्ताव स्वीकार न करें तो वही करो जैसा हमने पहले तय किया था।
समझ गई। अंगेला की आवाज में अजीब सी प्रसन्नता थी। ये सुनकर रुद्र को हल्का सा झटका लगा। अगले ही क्षण पोर्टल के उस पार से उसकी उपस्थिति धीरे धीरे लुप्त हो गई। रुद्र, केशव ने पुकारा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, रुद्र ने औपचारिक उत्तर दिया। केशव ने गहरी सांस लेकर कहा, यदि हमारी अतिरिक्त सेनाएं समय पर भी पहुंच जाएं, तब भी इस स्थिति को पलटना कठिन है। किंतु ये भूल भुलैया यह कोरिया गणराज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधोलोक विकास संस्थान की दृष्टि से ये तर्क स्वाभाविक था। एक सक्रिय भूल भुलैया उस भूल भुलैया से कहीं अधिक मूल्यवान होती है जिसका अभी कोई स्वामी भी न हो। किंतु रुद्र के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या ये सब असंख्य डंजन शिशुओं और खोजियों की बलि देने के योग्य है? तुमने कहा था उनकी संख्या लगभग 100 है, रुद्र ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, लगभग 100, इसलिए हम उनके विरुद्ध 100 स्तर 7 डंजन शिशु भेज रहे हैं। केशव के शब्दों में छिपा संकेत रुद्र से छिपा नहीं रहा। वह अप्रत्यक्ष रूप से देश के एकमात्र स्तर 12 खोजी रुद्र प्रताप से नेतृत्व की अपेक्षा कर रहा था। परंतु ये प्रस्ताव रुद्र स्वीकार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि काले व्यापारियों ने पहले ही इस भूल भुलैया पर अपना अधिकार चिन्ह अंकित कर दिया है। यदि वह मानव पक्ष से इसमें सम्मिलित होता तो उसे सीधे उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ता। इसलिए उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या? केशव को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। जिस कर्तव्य और देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं, रुद्र ने आगे कहा, वह भावना मुझ में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं मरना नहीं चाहता। यदि उसकी आशंका सही थी और यह आक्रमण वास्तव में काले व्यापारियों का ही था, तो उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। उनके पास 100 वीर स्तर के भाड़े के योद्धा थे। नागदुर्ग की समस्त सेना भी 4 तलों के अंतर को पार नहीं कर सकती थी। फिर भी एक बात थी जो रुद्र को अवश्य जाननी थी, और यदि संभव हुआ तो वह ली जूयन को बचाना चाहता था। लेकिन केशव बोल उठा, मैं आपको अतिरिक्त सेनाएं भेजने से नहीं रोकूंगा, रुद्र ने स्पष्ट कहा, पर मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर उसने पोर्टल से एक कदम पीछे हटा लिया। अधोलोक का निर्णय, स्वामी, अंगेला की आवाज पुनः गूंजी। क्या हुआ? रुद्र ने मानसिक संवाद में पूछा। हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। वे मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। कितने मूर्ख हैं। अंगेला की आवाज में निर्ममता थी। समय बहुत कम है, यहाँ से भी युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। अंगेला असामान्य रूप से उत्साहित थी, मानो रुद्र की दुविधा उसे आनंद दे रही हो। हमें क्या करना चाहिए? रुद्र ने आंखें मूंद लीं, एक लंबी थकी हुई सांस ली। कोर निकाल लो। अत्युत्तम निर्णय। मानसिक संपर्क समाप्त होने से पहले ही सामने स्थित पोर्टल पुनर्तः विलुप्त हो गया। यह क्या हुआ? केशव रिक्त आकाश को घूरता रह गया। अब बहुत देर हो चुकी है, रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। वह ऊर्जा तरंग, वह उसे भली भांति पहचानता था। वही अनुभूति जब कोई भूल भुलैया अपने स्वामी से सदा के लिए अलग कर दी जाती है। अधोलोक विकास संस्थान में मची अव्यवस्था की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि उसका प्रभाव पूरी मानव दुनिया में फैल चुका था। पोर्टल के अचानक लुप्त हो जाने के कारण किसी को ये तक ज्ञात नहीं हो सका कि शत्रु कब केंद्रीय मार्ग तक पहुंच चुके थे और कब भूल भुलैया अपने स्वामी से सदा के लिए कट चुकी थी। केशव जूह्युक ने रुद्र प्रताप की ओर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बचे हुए बलों को पुनः संगठित करना और उस त्रासदी को संभालना जिसकी जड़ें अब किसी के हाथ में नहीं थीं। रुद्र प्रताप, उसे बिना किसी औपचारिक विदाई के सब कुछ पीछे छोड़कर लौट जाना पड़ा। घर घर की ओर वापसी। जब वह अपने घर पहुंचा तो संध्या का अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। घर की दीवारें शांत थीं, किंतु उसके भीतर का मन अशांत, बोझिल और अपराध बोध से भरा हुआ। उसी क्षण कमरे की छाया में हलचल हुई। अंधकार से अंगेला प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति हमेशा की तरह मौन थी, पर इस बार उसकी देह से टपकता हुआ रक्त उस मौन को भी भयावह बना रहा था। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने आदेश दिया था, उसने आगे झुकते हुए कहा, मानो किसी प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो। रुद्र ने आंखें सिकुड़ी और कठोर स्वर में कहा, पहले अपने शरीर से वह खून साफ करो। अंगेला की ठुड्डी से रक्त की बूंदें नीचे गिर रही थीं। उसके हाथ गाढ़े रक्त की परतों से ढंके हुए थे, और यह सब पूरी तरह जानबूझकर। वह संतुष्ट बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही थी, मानो शिकार के बाद तृप्त हो। कम से कम अच्छा काम किया तो कह सकते हैं, स्वामी, उसने चुटीले स्वर में कहा। मैंने बहुत मेहनत की है। पर रुद्र उसकी प्रशंसा नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था ये रक्त किनका है। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? उसने अंततः पूछा। कोई नहीं, अंगेला ने सहजता से उत्तर दिया। कम से कम उनमें से तो नहीं जो जीवित बचे। उसके चेहरे पर उभरी वह मुस्कान रुद्र को भीतर तक सिहरा गई। अंगेला सुंदर थी, निष्ठावान थी, पर इन क्षणों में वह उसे अधोलोक की उस ठंडी निर्दयी सच्चाई की याद दिला देती थी, जिससे वह अक्सर मुंह मोड़ना चाहता था। और आक्रमणकारी
रुद्र ने पूछा। वे तुरंत पीछे हट गए। ये सुनकर रुद्र के भीतर कुछ टूटते टूटते बच गया। यदि उनका लक्ष्य मनुष्यों का पूर्ण विनाश नहीं था और केवल भूल भुलैया का कोर ही था, तो शायद ली जू यंग अभी जीवित हो। पर अंगेला ने उसकी आशा को बेरहमी से कुचल दिया। जो बचे हैं उनके लिए भी आगे जीना सरल नहीं होगा। उसने हल्की हंसी के साथ कहा। उस ऊर्जा तरंग के बाद आसपास के सबसे मूर्ख प्राणी भी समझ चुके होंगे कि भूल भुलैया अब अनाथ है। अब वहां केवल भूखे दैत्य होंगे। रुद्र की मुट्ठियां कस गईं। संभल कर बोलो, उसकी आवाज में चेतावनी थी। मैं अपनी सीमा पर हूं। अंगेला तुरंत गंभीर हो गई। वह जानती थी उसका स्वामी जितना दयालु हो सकता है उतना ही निर्दयी भी। मूल विषय पर लौटते हैं, उसने कहा और अपने आलिंगन से एक वस्तु निकाली। एक नीला डाउन जेम जो रक्त में डूबकर लाल हो चुका था। ये निकाला हुआ कोर है। इसे 5वें तल पर नष्ट करना अपराध होगा, हालांकि इसकी भी सीमाएं हैं। रुद्र ने उसे थाम लिया। वह ठंडा था, भारी था और असंख्य जीवनों का बोझ अपने भीतर समेटे हुए। पृथ्वी संसार की प्रतिक्रिया। ये त्रासदी केवल एक देश तक सीमित नहीं रही। दुनिया भर में असंख्य भूल भुलैयां इसी प्रकार नष्ट हो चुकी थीं। मीडिया चीख रहा था, समाचार चैनल एक के बाद एक नाम गिना रहे थे। मृत खोजी, लापता दल, अनाथ डंजन शिशु। और फिर भी अधिकांश लोग निश्चिंत थे, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व मानवता ने अधोलोक के विरुद्ध युद्ध जीता था। वे भूल चुके थे कि पराजित शत्रु अक्सर सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। मुकुट काले व्यापारी का आगमन। इन्हीं विचारों में डूबा रुद्र प्रताप नागदुर्ग के सिंहासन पर बैठा था कि सामने की हवा अचानक भारी हो गई। काला व्यापारी प्रकट हुआ। मैंने कुछ रोचक समाचार सुने हैं। वह हंसते हुए बोला। तो बस मिलने चला आया। रुद्र का चेहरा निर्विकार रहा। वही हरिमाओ भूल भुलैया, व्यापारी ने कहा, जिसे हमने साथ देखा था। उसका कोर गायब हो गया है। क्या सच? रुद्र ने सपाट स्वर में कहा। काले व्यापारी की आंखें चमक उठीं। यदि वह व्यक्ति जिसने वह कोर चुराया मेरे सामने खड़ा होता, उसने धीरे धीरे कहा, तो मैं उससे केवल एक ही बात कहता। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने काम बिल्कुल एक सच्चे अधोलोक प्राणी की तरह किया। और उसी क्षण रुद्र प्रताप समझ गया, यह कोई परीक्षा थी और वह उसे पार कर चुका था। मैं रुद्र प्रताप अजय जोशी के उत्तर से पूरी तरह चौंक गया था। उसके स्वर में स्पष्ट आश्चर्य झलक रहा था, मानो उसने ऐसा उत्तर कभी सोचा ही न हो। अजय जोशी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अब तक की जानकारी के अनुसार जिन शत्रुओं ने इस भूल भुलैया पर आक्रमण किया है वे कम से कम गहन स्तरों डीप फ्लॉज के प्राणियों से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। सामान्यतः 5वें और 6ठे तल के प्राणियों के विरुद्ध जो भारी हथियार यहाँ तैनात किए गए थे वे पर्याप्त होने चाहिए थे। उसी क्षण अजय जोशी की बातों के बीच रुद्र प्रताप के मन में एक हल्की किंतु अत्यंत परिचित आवाज गूंज उठी। हमें क्या करना चाहिए? रुद्र प्रताप तुरंत समझ गया कि यह एंजेला थी जो द्वार के उस पार से उससे मानसिक संपर्क स्थापित कर रही थी। उसने बिना देर किए उत्तर दिया, यदि वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करें तो योजना के अनुसार ही आगे बढ़ो। समझ गई। एंजेला की आवाज में असामान्य प्रसन्नता थी और अगले ही क्षण उसकी उपस्थिति द्वार के पार से धीरे धीरे लुप्त हो गई। रुद्र, अजय जोशी ने उसे पुकारा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रुद्र प्रताप ने यथासंभव सामान्य दिखने का प्रयास किया। अजय जोशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो भले ही हमारी अतिरिक्त टुकड़ियां समय पर पहुंच जाएं, स्थिति को पलटना लगभग असंभव है। परंतु ये भूल भुलैया कोरिया गणराज्य के लिए किसी भी अन्य वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। अधोलोक विकास संस्थान के दृष्टिकोण से यह स्वाभाविक ही था कि जो भूल भुलैया पहले से सक्रिय हो चुकी थी वह उस भूल भुलैया से कहीं अधिक मूल्यवान थी जिसे अभी कोई स्वामी तक नहीं मिला था। फिर भी रुद्र प्रताप के मन में यह प्रश्न लगातार कचोट रहा था कि क्या सच में अनगिनत दंगियन योद्धाओं और खोजकर्ताओं का बलिदान देना उचित था। आपने कहा था कि शत्रुओं की संख्या लगभग 100 है न? रुद्र ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, जी हाँ, अजय जोशी ने सिर हिलाते हुए कहा। हम लगभग 107वें स्तर के दंगियन योद्धाओं को भेज रहे हैं ताकि संख्या बराबर की जा सके। ये संकेत स्पष्ट था। अजय जोशी अप्रत्यक्ष रूप से यह चाहता था कि देश का एकमात्र 12वें स्तर का योद्धा अर्थात रुद्र प्रताप स्वयं उनका नेतृत्व करे। परंतु यह ऐसा प्रस्ताव था जिसे रुद्र स्वीकार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि कृष्ण व्यापारी पहले ही हरिमाओ भूल भुलैया को अपनी संपत्ति मान चुके थे। यदि वह मनुष्यों की ओर से हस्तक्षेप करता तो उसे उन्हीं से युद्ध करना पड़ता, और यह युद्ध वह जीत नहीं सकता था। 4 तल का अंतर, चाहे वह अपनी पूरी नागा दुर्ग की सेना क्यों न झोंक दे, सब कुछ व्यर्थ कर देता। माफ कीजिए। अजय जोशी को लगा कि शायद उसने ठीक से सुना नहीं, पर रुद्र प्रताप ने उसे वहीं रोक दिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? अजय जोशी ने जीवन में पहली बार ऐसा उत्तर सुना था। रुद्र प्रताप ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, आप जिस कर्तव्य और देशभक्ति की बात कर रहे हैं वह भावना मुझमें नहीं है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं मरना नहीं चाहता। यदि सचमुच कृष्ण व्यापारियों ने आक्रमण किया था तो उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। फिर भी एक बात थी जिसे वह जानना चाहता था, और यदि संभव हो तो वह लीना जुनेजा को बचाना चाहता था। लेकिन अजय जोशी कुछ कहना ही चाहते थे कि मैं आपको अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने से नहीं रोकूंगा, रुद्र ने कहा, पर मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। इतना कहकर उसने बाहें मोड़ी और द्वार से एक कदम पीछे हट गया। स्वामी, क्या हुआ? उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वे मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। कितने मूर्ख हैं, समय बहुत कम है। यहाँ तक कि युद्ध की ध्वनि भी सुनाई देने लगी है। एंजेला असामान्य रूप से उत्साहित लग रही थी, मानो वह अपने स्वामी की दुविधा का आनंद ले रही हो। तो अब क्या किया जाए? रुद्र प्रताप ने आंखें बंद कर लीं। कोर निकाल लो। अत्यंत उत्कृष्ट निर्णय। अगले ही क्षण द्वार पूरी तरह विलीन हो गया। हाँ हैं, अजय जोशी शून्य को ताकता रह गया। अब बहुत देर हो चुकी है। रुद्र प्रताप ने उस ऊर्जा को महसूस किया जिसे वह भली भांति पहचानता था। वह ऊर्जा जो तब उत्पन्न होती थी जब कोई भूल भुलैया अपने स्वामी से अलग कर दी जाती थी। रुद्र प्रताप ने गहरी राहत की सांस ली जब वह आकलन अधिकारी बैद्यनाथ वैद्य के मूल्यांकन कार्यालय की ओर बढ़ रहा था। उप मुख्य अधिकारी जयदेव जोशी की त्वरित सूझबूझ के कारण हरिमाऊ भूल भुलैया में पीछे छूट गई अधिकांश शेष सेनाओं को बचा लिया गया था। यद्यपि आक्रमणकारी प्राणियों द्वारा अचानक घेर लिए जाने के कारण अधिकतर योद्धा किसी न किसी स्तर की गंभीर चोटों से ग्रस्त थे, फिर भी लीना युविका और चंद्रशेखर सिंह के दल को अपेक्षाकृत सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि हरिमाऊ भूल भुलैया के स्वामी जिनतोष भारद्वाज जीवित नहीं बच पाए, परंतु रुद्र प्रताप के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही था कि लीना युविका, जिसके साथ उसका संबंध अत्यंत गहरा और आत्मीय था, सुरक्षित थी। किंतु सतह पर रहने वाले मानव समाज की भावना इससे बिल्कुल भिन्न थी। जिन जिन देशों के अधीन भूल भुलैयाएं थीं, उनमें से अधिकांश पर आक्रमण हुआ था और परिणामस्वरूप वे अपने नियंत्रण से हाथ धो बैठे थे। कुछ मामलों में तो संचार अचानक पूरी तरह कट गया, जिससे अराजकता और भ्रम और भी बढ़ गया। संभव है कि युद्धविराम के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आपात बैठक बुलाई जाए, बैद्यनाथ वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अधिकांश देशों की भूल भुलैयाएं प्रभावित हुई हैं। हर देश का अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान और उनके अन्वेषक ये समझने में लगे हैं कि यह हमला सतह की दुनिया के विरुद्ध था या फिर अंडरवर्ल्ड की किसी अज्ञात शक्ति संघर्ष की परोक्ष परिणति। बैद्यनाथ वैद्य स्वयं भी असामान्य रूप से उत्साहित दिखाई दे रहे थे, मानो वर्षों बाद उन्हें किसी बड़े घटनाक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला हो। किसने सोचा था कि भूल भुलैया का स्वामी बनना इतना भारी बोझ लेकर आएगा? उन्होंने हंसते हुए कहा, भाग्य को किसी भूल भुलैया से बांधना सुनने में रोमांटिक लगता है, पर वास्तविकता में ये बेहद कष्टप्रद उत्तरदायित्व है। तुमने भूल भुलैया स्वामी बनने का प्रस्ताव ठुकराकर सही निर्णय लिया। ये वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले तक रुद्र प्रताप पर संस्थान की परीक्षा न देने को लेकर हंगामा मचा रहा था। उसकी इस पलटी हुई मानसिकता से रुद्र प्रताप को गहरी घृणा हुई। उसने सिर झटकते हुए उस विचार को मन से झाड़ दिया। रुद्र प्रताप ने अपने स्मार्टफोन की कॉल लॉग में लीना युविका का नाम देखा और एक लंबी सांस ली। वह किसी अस्पताल में उपचाराधीन थी और चाहे तो वह भी उसके पास जा सकता था। साधन और सामर्थ्य दोनों उसके पास थे, किंतु न जाने क्यों उसका मन उसे फोन करने की अनुमति नहीं दे रहा था। लीना युविका ने अपने स्वामी जिनतोष भारद्वाज के प्रति अटूट निष्ठा के कारण असंभव परिस्थितियों में भी प्रतिरोध संगठित करने का प्रयास किया था। उसी हठधर्मिता के कारण उसने अपने सहकर्मियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। और रुद्र प्रताप ये जानता था कि जिनतोष भारद्वाज की हत्या का आदेश उसी ने दिया था, ये जानते हुए भी कि लीना की निष्ठा कितनी प्रबल थी। ऐसे में उसे लगा कि उसके पास उसके सामने खड़े होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कुछ क्षणों के लिए वह भीतर से टूट सा गया, किंतु शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया। अब उनके पुनः मिलने का कोई कारण शेष नहीं था। उसने स्वयं को ये कहकर ढांढस बंधाया कि कम से कम उसने लीना का जीवन बचा लिया था, और यह निश्चय कर लिया कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा। भावनाओं में बहते बहते वह स्वयं को खोने ही वाला था। उसे भली भांति ज्ञात था कि यद्यपि उसने हस्तक्षेप करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, परंतु साधन कभी भी साध्य को पुनर्तः उचित नहीं ठहरा सकते और हर परिणाम सुखद नहीं होता। पोर्टल, मानसिक संकट के क्षणों में अंडरवर्ल्ड लौट जाना अब उसकी आदत बन चुका था। जैसे ही उसने पोर्टल पार किया और वहां की आर्द्र भारी हवा में श्वास ली, उसका मस्तिष्क विचित्र रूप से शांत हो गया। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक और प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या वह स्वयं को अब भी मानव मानता था या अंडरवर्ल्ड का प्राणी? इसी विचार में डूबा था कि देविका नीलम और नागा योद्धा उसके पास तेजी से आ पहुंचे, जिससे उसके चेहरे पर फिर से जीवन लौट आया। हमने दुर्ग को हिमाच्छादित मैदानों से जोड़ दिया है, देविका नीलम ने रिपोर्ट दी। 36 घंटों तक द्वार का निरीक्षण और परीक्षण किया गया है और अब तक कोई समस्या सामने नहीं आई। राजा की सलाहकार बनने के बाद देविका नीलम का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो गया था। रुद्र प्रताप ने संतोष में सिर हिलाया। आक्रमण के बावजूद नागा दुर्ग की उन्नति नियोजित ढंग से चल रही थी।
उसके 56 जागीर क्षेत्र इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे कि एक दिन में नागाकर्मी भी उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इससे उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। किंतु सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन वहीं अटका हुआ था। क्या अभी तक सामग्री नहीं मिली? रुद्र प्रताप ने पूछा। हमने काले व्यापारियों से अनुरोध भेजा है, परंतु उन्हें भी इसे ढूंढने में समय लग रहा है, देविका ने उत्तर दिया। व्यर्थ उत्साह। रुद्र प्रताप झुंझला उठा। स्तर 8 कोर के उन्नयन हेतु आवश्यक वस्तुओं में कमी थी, विशेषकर डाउन रत्नों और कुछ दुर्लभ अवयवों की। अंडरवर्ल्ड में समुद्री नागराज का हृदय आखिर मिले तो मिले कहाँ? दुर्ग के सामने एक समुद्री नागराज अवश्य था, पर दूसरा ढूंढना और उसका हृदय निकालना ये कार्य लगभग असंभव प्रतीत होता था। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चाहे जितने डाउन रत्न लगें, समुद्री नागराज का हृदय हर हाल में चाहिए, उसने आदेश दिया। कुछ देर बाद प्रयोगशाला में पहुंचते ही उसका धैर्य टूट गया। दे दो। उन्नत नागा जादूगर उसकी ओर देखने से बचते रहे। उन्होंने प्राचीन नायक आह्वान पत्थर पर प्रयोग कर डाला था, एक ऐसा पत्थर जो स्वयं पार्थेनॉन द्वारा भेजा गया था। जब वह पत्थर उसके हाथों में आया, उसकी चमक मध्यम पड़ चुकी थी और सतह पर दरारें व खरोंचें थीं। तुम लोगों की ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। क्रोध को किसी प्रकार नियंत्रित करते हुए उसने पत्थर उठाया और बोला, मॉरिगन को बुलाओ। काली पंखों वाली वह प्राचीन योद्धा प्रकट हुई और पत्थर को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। तो यही वह प्राचीन नायक आह्वान पत्थर है? रुद्र प्रताप ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हाँ, और अब देखते हैं इसके भीतर क्या छिपा है। क्षण भर भी संकोच किए बिना उसने पत्थर को सक्रिय कर दिया। एक प्राचीन नायक को आह्वान पत्थर के माध्यम से बुलाया गया है। सतह और अंडरवर्ल्ड के मार्ग का संरक्षक हेमदत्त जागृत हो चुका है। चमकदार प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया और उसके स्थान पर एक विशालकाय पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पवित्र श्वेत पंख अंडरवर्ल्ड की अंधकार में भूमि में सर्वथा असंगत प्रतीत हो रहे थे। वह 2 अत्यंत शक्तिशाली पैरों पर खड़ा था, जिनके सिरे पर उस्तरे जैसे तीक्ष्ण पंजे थे और उसकी रक्त लाल कलगी प्रत्येक श्वास के साथ कांप रही थी। ये हेमदत्त है, मॉरिगन ने गंभीर स्वर में कहा। वह सतह और अंडरवर्ल्ड की सीमा की रक्षा करने वाला संरक्षक रहा है। तो रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या ये किसी काम का भी है? यद्यपि इसकी दृष्टि साधारण प्राणियों से कहीं अधिक दूर तक देख सकती है, मॉरिगन ने तिरस्कार से कहा, किंतु इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह अपने पीछे हो रही किसी भी घटना से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। एक बार इसके स्वामी का महल इसकी पीठ पीछे जलकर भस्म हो गया था और यह मूर्ख अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का पालन करता रहा। यह एक विशिष्ट प्रकार का मूर्ख है। मॉरिगन के चेहरे पर घृणा स्पष्ट झलक रही थी। वह पार्थेनॉन नीच, उसने मुझे इसके बराबर समझा। लेकिन रुद्र प्रताप ने हस्तक्षेप किया, ये संरक्षक है, ये तो ठीक है, पर इसका रूप इतना विचित्र क्यों है? मॉरिगन ने सिर हिलाया। क्योंकि यह युद्ध का संरक्षक है, उषा का मुर्गा। लाल कलगी, ढीले गाल और उड़ान के लिए अनुपयुक्त भारी शरीर के साथ हेमदत्त निस्संदेह एक विशालकाय मुर्गा था। रुद्र प्रताप स्तब्ध रह गया। जहां मॉरिगन स्वयं भी एक पक्षी होते हुए भी भयावह और प्रभावशाली लगती थी, वहीं हेमदत्त अपनी छाती फुलाकर ठीक वैसे ही खड़ा था, जैसे किसी ग्रामीण मुर्गी खाने में पाया जाने वाला साधारण मुर्गा, बस उसका आकार 3 मीटर था। अंडरवर्ल्ड में इसकी पुकार अत्यंत शक्तिशाली है, मॉरिगन ने जोड़ा। एक बार यदि यह पूर्ण रूप से जागकर बांध दे तो उसकी आवाज़ अंडरवर्ल्ड के हर कोने में सुनी जा सकती है। दुर्भाग्यवश ये कभी मन खोलकर बांध नहीं दे पाया। तो इसी कारण यह मुर्गा है। रुद्र प्रताप को विश्वास नहीं हुआ। मॉरिगन हंसी। यह मूर्ख है, पर दुर्बल नहीं। ये केवल युद्ध का संरक्षक नहीं, यह एक लड़ाकू मुर्गा भी है। उसके पंजों को देखकर यह बात झूठी नहीं लगती थी, किंतु अंततः मुर्गा तो मुर्गा ही था। तो ये जाग क्यों नहीं रहा? रुद्र प्रताप ने प्राचीन नायक की अपनी छवि टूटते हुए महसूस की। संरक्षकों का स्वभाव है कि वे दीर्घकालीन गहरी निद्रा में चले जाते हैं, मॉरिगन ने कहा। लेकिन इसने तो अभी तक स्वामी को भी स्वीकार नहीं किया। मैं जगह देती हूँ। ये कहते हुए मॉरिगन आगे बढ़ी और हेमदत्त के सिर पर जोरदार प्रहार किया। कुकुरुकुम। दर्द से कराहते हुए उसकी आवाज़ भी पूरी तरह मुर्गे जैसी थी। ये तुम्हारा नया स्वामी है, सम्मान दिखाओ। मॉरिगन की आवाज़ अब युद्धभूमि की काली कोय जैसी गूंज रही थी। हेमदत्त झटके से जागा। मुझे क्या रक्षा करनी है? उसकी आवाज़ में असंगत भयावहता थी। मैं वह हूँ जो सब देखता है। क्या तुम्हारे पास मुझे आदेश देने का अधिकार है? प्राचीन नायक हेमदत्त आपकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता है। रुद्र प्रताप जोर से हंस पड़ा। उत्तर दो। हेमदत्त के पंजे चमक उठे। हंसी रोकते हुए रुद्र प्रताप मुस्कुराया। तुम उस वस्तु की रक्षा ही नहीं कर सकते जिसकी मुझे आवश्यकता है। जो अपने स्वामी की रक्षा न कर सके, वह मेरा क्या करेगा? असभ्य, असभ्य। मैं। रुद्र प्रताप का स्वर ठंडा हो गया। तुम सब प्राचीन नायक सम्मान का अर्थ नहीं जानते। मैं अंडरवर्ल्ड का संरक्षक हूँ। तुमने केवल देखा, कुछ किया नहीं। तो मुझे परखने की तुम्हारी योग्यता क्या है? मेरा उद्देश्य सीमाओं की रक्षा। सीमाएं कब की टूट चुकी हैं। अब बकवास बंद करो।
हेमदत्त स्तब्ध रह गया। मैं तुम्हें उद्देश्य देता हूँ। रुद्र प्रताप की मुस्कान विकृत हो गई। आज से तुम मेरे किले के रक्षक कुत्ते हो। युद्ध समाप्त हुआ। अजय सेनापति रुद्र प्रताप ने हेमदत्त को पराजित किया। हेमदत्त ने निष्ठा की शपथ ली है। पंख उखड़े, चोंच लहूलुहान, हेमदत्त धरती पर गिर पड़ा था। तुम सब अक्ल तभी सीखते हो जब मार खा लो। रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से तुम दुर्ग की रक्षा करोगे। हेमदत्त युद्ध का संरक्षक नागा दुर्ग में सम्मिलित हुआ, किंतु संदेश स्पष्ट था, वह अत्यंत दुर्बल अवस्था में था। उसकी अधिकांश शक्ति आह्वान पत्थर में क्षीण हो चुकी थी और नागा जादूगरों के प्रयोगों ने उसे और कमजोर कर दिया था। फिलहाल ये किसी काम का नहीं। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। कुछ समय बाद एक नागा जादूगर उसके पास एक रत्न लाया। उन्नत नागा जादूगर का आह्वान पत्थर। पढ़ते ही रुद्र प्रताप की आंखें फैल गईं। तुम लोग सचमुच पागल हो। अंतिम संदेश ने उसे अवाक कर दिया। एक जादूगर स्वयं प्रयोग हेतु पत्थर में समाहित हुआ। आह! जादूगर सफलतापूर्वक बाहर निकला, पूरी तरह पागल। रुद्र प्रताप ने सिर पकड़ लिया। देविका नीलम शांत स्वर में बोली, जैसे जैसे वे शक्तिशाली होंगे उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी, किंतु आपके लिए उपयोगी होने की उनकी इच्छा सबसे प्रबल है। रुद्र प्रताप थके स्वर में बोला, ये 6 साल के बच्चों जैसे हैं। देविका ने सिर झुकाया। वैसे स्वामी, आपने उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया? उत्तराधिकारी? यह अप्रत्याशित प्रश्न सुनते ही रुद्र प्रताप क्षण भर के लिए पूरी तरह चौंक गया और असहज स्वर में उत्तर देने का प्रयास किया। नागा दुर्ग अब जिस स्तर तक समृद्ध हो चुका था, उसके साथ साथ स्वामी के जीवन बल का महत्व भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। अब जबकि दुर्ग अपने उत्कर्ष पर है, देविका नीलम ने गंभीर स्वर में कहा, तो आपके जीवन बल का महत्व सर्वोपरि हो गया है। इस समय आपकी शक्तियां अपने चरम पर हैं और यदि अभी किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त किया जाए तो वह निश्चय ही उसी शक्ति को विरासत में पाएगा जो इस समय आपके भीतर विद्यमान है। क्षणिक झटके के बाद रुद्र प्रताप को समझ में आ गया कि देविका जिस उत्तराधिकारी की बात कर रही थी वह उस उत्तराधिकारी से बिल्कुल भिन्न था जिसके बारे में वह स्वयं सोच रहा था। देविका का आशय था कि अपनी शक्ति के चरम पर उत्तराधिकारी नियुक्त करना भूल भुलैया की शक्ति बढ़ाने का सबसे तीव्र और प्रभावी उपायों में से एक है। अंडरवर्ल्ड में उत्तराधिकारी केवल वारिस नहीं होता, बल्कि वह स्वामी का सबसे निकट, सबसे विश्वसनीय और सबसे शक्तिशाली दाहिना हाथ भी होता है। यद्यपि कुछ अपवाद भी थे, जैसे डेनारियन के मामले में जहां उत्तराधिकार के लिए रक्तरंजित संघर्ष हुआ था, किंतु अधिकांश भूल भुलैया स्वामी स्वयं अपने उत्तराधिकारी का चयन करना ही अधिक उपयुक्त समझते थे। नागा दुर्ग इस समय अपने स्वर्णिम काल में है, देविका ने आगे कहा, और ऐसा उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से महान शक्ति के साथ जन्म लेगा। रुद्र प्रताप को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह थी निरपेक्ष शक्ति। यदि इस समय उसका कोई उत्तराधिकारी होता और उसमें उसकी शक्ति का आधा अंश भी होता तो वह बहुत कम समय में किसी भी नायक स्तर के आह्वान से कहीं आगे निकल जाता। किंतु समस्या यहाँ आकर खड़ी हो जाती थी। नागा अंडों से जन्म लेते थे और केवल 1 वर्ष में ही वयस्क बन जाते थे, परंतु रुद्र प्रताप स्वयं नागा नहीं था। मानव संतान को परिपक्व होने में अत्यधिक समय लगता था और सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं था कि वह प्रतीक्षा कर सकता है या नहीं, बल्कि यह था कि क्या वह अपने ही रक्त और मांस को अंडरवर्ल्ड के इस शापित भाग्य का भार सौंपने के लिए मानसिक रूप से तैयार था या नहीं। इन विचारों में डूबते डूबते उसे अचानक आभास हुआ कि उसके गाल हल्के लाल हो चुके हैं। वह झट से मुड़ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि देविका नीलम पूरे समय उसकी ओर गहरी दृष्टि से देख रही थी। मैं इस विषय पर बाद में विचार करूंगा, उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा। यह ऐसा निर्णय नहीं है जिसे मैं अभी ले सकूं। जैसा स्वामी की इच्छा, देविका ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। फिर भी रुद्र प्रताप अनजाने में उसकी दृष्टि से बचता रहा। माइक्रोस्कोप नागा महाजादूगरों का प्रयोग। उत्तराधिकार के विषय को अस्थायी रूप से स्थगित करते हुए रुद्र प्रताप पुनः उन उपद्रवी नागा महाजादूगरों की ओर मुड़ा। तो तुम ये कह रहे हो, उसने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, कि जो नागा आह्वान पत्थर के भीतर समाहित हैं वे दुर्ग की सैन्य सीमा में गिने ही नहीं जाते। रुद्र प्रताप की इस अप्रत्याशित रुचि को देखकर वह महाजादूगर, जिसे पहले उसकी निरंतर डांट से भय लगता था, अब उत्साह से सिर हिलाने लगा। यदि यह सत्य था तो रुद्र प्रताप को अपनी रुकी हुई सेना को सुदृढ़ करने का मार्ग मिल चुका था। महाजादूगरों ने विश्वास दिलाने के लिए स्वयं आगे बढ़कर एक एक करके आह्वान पत्थर में प्रवेश करना आरंभ कर दिया और दुर्ग की स्थिति खिड़की में सैनिकों की संख्या सचमुच घटने लगी। बस रुको! जब अंतिम महाजादूगर भीतर जाने ही वाला था तभी रुद्र प्रताप ने जोर से रोक दिया। उसने पत्थर सक्रिय किया और सभी जादूगर पुनः बाहर आ गए। सैनिक संख्या पुनः सामान्य हो चुकी थी। ये खतरनाक नहीं है? उसने संदेह से पूछा।
महाजादूगरों ने गर्व से बताया कि दीर्घकालीन बंदीकरण घातक हो सकता है, किंतु अल्पकालिक प्रयोग पूर्णतः सुरक्षित है। लेकिन फिर भी क्या अन्य भूल-भुलैया स्वामी इस विधि से अनभिज्ञ होंगे? उत्तर में सिर हिलाया गया। पागल लोग। रुद्र प्रताप ने तभी शपथ ली जब उसे ज्ञात हुआ कि प्रत्येक आह्वान पत्थर के लिए कम से कम मध्यस्तरीय डाउन रत्न आवश्यक थे। उसने मेज की ओर देखा। 50 से अधिक सफल पत्थर और नीचे सैकड़ों असफल डाउन रत्न। रणनीति और बोध। प्रयोगशाला से निकलते समय रुद्र प्रताप कांप उठा। उसे लगा कि यदि वह और देर रुकता तो स्वयं भी पागल हो जाता, किंतु शांत होकर विचार करने पर उसे स्पष्ट हुआ परिणाम अत्यंत लाभकारी थे। आह्वान पत्थर की लागत निश्चित थी, परिणाम अनुमानित थे और उपयोग असीम। यद्यपि अधिक संख्या में सैनिक रखने पर एकता में क्षरण होता, फिर भी कुछ परिस्थितियों में यह उपाय अमूल्य सिद्ध हो सकता था। किंतु लागत लगभग 5000 दंगन ऊर्जा। शायद यही कारण था कि अन्य स्वामी इससे दूर रहते थे। अमावस्या देविका का समाधान। स्वामी देविका नीलम भीतर आए। पूरी बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आह्वान पत्थरों पर यह शोध, यह अद्भुत उपलब्धि है। रुद्र प्रताप ने निराश स्वर में कहा कि यह दीर्घकाल में संभव नहीं। स्वामी देविका ने शांत किंतु तीखे स्वर में कहा, आप एक बात भूल रहे हैं। क्या? उसने होंठों को हल्के से चाटा। मुझे राजा की सलाहकार बनने के लिए क्या निगलना पड़ा था? रुद्र प्रताप की आंखें फैल गईं। आह्वान पत्थर, देविका ने कहा, उन्नति का सर्वोच्च फल हैं। उसका मस्तिष्क मानो रीसेट हो गया। तो हमें इन्हें नागाओं को खिलाना होगा। हाँ, आप एक अजेय सेना बना देंगे। कुछ नायक स्तर तक उठेंगे और शेष भी असाधारण रूप से सशक्त होंगे। आनंद में रुद्र प्रताप ने देविका को कसकर गले लगा लिया। तुम प्रतिभाशाली हो देविका, मेरी सच्ची सलाहकार। शिकार और सत्य। इसके बाद रुद्र प्रताप स्वयं शिकार पर निकल पड़ा। कमजोरों को छोड़ दो, केवल श्रेष्ठ प्राणी पकड़ो। नागा ड्रैगन शूरवीर उसके साथ थे। कभी जिन प्राणियों से 9वें तल के स्वामी कांपते थे, वे अब कीट समान लग रहे थे। कमजोरों को मारो, शक्तिशाली को ले चलो। प्राणी चीखते रहे, भागते रहे। पर नागा दुर्ग आज शिकार पर निकला था। तभी कृष्ण व्यापारी प्रकट हुआ। ये भी अंडरवर्ल्ड का संतुलन है, उसने कहा। सशक्त का अस्तित्व। रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यही अंडरवर्ल्ड का नियम है। व्यापारी ने चेतावनी दी, पर रुद्र प्रताप अडिग रहा। कल क्या होगा ये भी नहीं जानता, उसने कहा। तो इतने आगे क्यों सोचूं? उस क्षण कोई नहीं कह सकता था कौन मानव है, कौन अंडरवर्ल्ड का प्राणी। पर सच यही था, रुद्र प्रताप एक मानव था। और मानव स्वभावतः विजेता होता है। वह केवल अंडरवर्ल्ड के गीले अंधकार में गर्भ का एक मामूली निवासी था। नहीं, वास्तव में वह तो उस अंडरवर्ल्ड के निवासियों द्वारा पाला गया एक प्रकार का पशु ही था। जब वह छोटा था, उसने अपनी माँ का दूध पीने के बजाय किसी अज्ञात राक्षसी प्राणी के दूध पर निर्भर होकर बड़ा होना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वह उस स्लम में रहने को विवश हुआ जहाँ केवल मंद रोशनी उपलब्ध थी और जहाँ उसे भूख मिटाने के लिए किसी भी प्रकार के अपशिष्ट भोजन का सहारा लेना पड़ता था। उस छोटे, गंदे मुर्गीखाना जैसे घर को वह अपनी पूरी दुनिया मानता था। अंधकार था, खेलने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह अपने जीवन को एक दिन प्रतिदिन के क्रम में शांति से जीता रहा, अन्य प्राणियों के साथ मिलजुल कर समय व्यतीत करता रहा। कभी कभी उसे खाने के लिए थोड़ी सी अच्छी चीजें भी मिल जाती, और यदि नींद आती तो वह किसी भी क्षण आराम से लेटकर सो जाता। ये दुनिया भले ही उसके लिए सती और सीमित थी, परंतु उसे संतोषजनक लगती थी। लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे ही उसके जांघों के बीच गाढ़े काले बाल उगने लगे और उसका शरीर भारी तथा मजबूत होने लगा, उसे उस छोटे लेकिन आरामदायक मुर्गी खाने से बाहर निकाल दिया गया। उसकी छोटी सी लेकिन सुरक्षित दुनिया अब समाप्त हो चुकी थी, और उसके स्थान पर एक विशाल, अपरिचित और भयावह दुनिया ने उसका इंतजार किया। इस नई दुनिया में सबसे पहला अनुभव उसे एक भयंकर बदबूदार थैला मिला, और इसी के साथ उसका भाग्य लगभग निश्चित हो गया। जीवन जीने के लिए केवल न्यूनतम आवश्यक नींद के अलावा उसने अपना पूरा समय मिट्टी और पत्थरों की खुदाई में बिताना प्रारंभ कर दिया। अंधकार के भीतर एक एक आंख वाला रहस्यमय प्राणी उसकी निगरानी करता रहा। नहीं, वह केवल उसकी ही नहीं बल्कि सभी उन प्राणियों पर नजर रखता था जो उसके साथ खुदाई में लगे थे। कभी कभी कमजोर मजदूर ऐसे कार्य में गलती कर देते जिसमें भारी शक्ति की आवश्यकता होती, और उस मकड़ी पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा जाता। उनके विलाप की आवाज़ें पूरे कार्यस्थल में गूंजती रहतीं। इन भयानक आवाज़ों के बावजूद वह अपने कानों को चौड़ा कर सुनता और अजीब प्रकार की प्रसन्नता अनुभव करता।
यह कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि यह उसकी दिनचर्या की नीरसता से थोड़ी राहत पाने का एकमात्र तरीका था। परंतु उसका यह मनोरंजन क्षणिक ही होता था, क्योंकि कमजोर मजदूर फिर कभी दिखाई नहीं देते थे। दिन प्रतिदिन की यह नीरस दिनचर्या दोहराई जाती रही और उसका शरीर धीरे धीरे उन कार्यों को याद करने लगा जो उससे अपेक्षित थे। इसका कोई विशेष कारण नहीं था कि वह इतने गहन रूप से काम में डूबा हुआ था, न तो उसने किसी उच्च उद्देश्य के लिए इसे अपनाया और न ही ये किसी शारीरिक दंड के डर से किया। बस पहली बार अपने जीवन में उसे कोई ऐसा कार्य मिला जिसमें वह पूरी तरह डूब सकता था, और इसी के बिना नीरसता उसे पहले ही मार देती। समय का उसे कोई अनुमान नहीं था, परंतु वह लगातार दिन रात मिट्टी और पत्थर खोदता रहा। धीरे धीरे उसका कार्यक्षेत्र सुरंग के अंदर गहराई में प्रवेश करने लगा। प्रारंभ में वह केवल सुरंग के प्रवेश द्वार पर मिट्टी निकालता था, परंतु अब वह काफी अंदर जाकर थैला लेकर आता और ले जाता था। यह एक छोटा परिवर्तन था, लेकिन उसे यह संतोषजनक लगा। अपनी पहले की नीरस दिनचर्या से अलग होकर वह इसे जीवन का एक नया खेल मानता था जिसे वह खेल सकता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस नए खेल में आनंद ले रहा था, वह धीरे धीरे उसे उसकी मौत के करीब ले जा रहा था। जैसे जैसे वह परिपक्व होकर वयस्क हुआ, अब उसे केवल कचरे के थैले उठाने नहीं थे। पहली बार अपने जीवन में उसे एक अजीब लंबी छड़ मिली जिसके सिरे पर मोड़ा हुआ धातु का टुकड़ा लगा हुआ था। धातु का सिरा कुंद था, लेकिन खुदाई के लिए उपयुक्त प्रतीत होता था। कुछ समय बाद उसे समझ में आया कि वह जो उठा रहा था वह एक पिकैक्स था, और जिसे वह देने वाला बूढ़ा व्यक्ति था उसने बताया कि वह जिसे लोग सुरंग खोदने वाला मजदूर कहते हैं वही है, और पिकैक्स पाना यानी उसकी मृत्यु निकट है। अंडरवर्ल्ड अनंत सुरंगों और भूल भुलैयाओं से भरा था। अंडरवर्ल्ड के अधिकांश निवासी तंग और संकरे स्थानों में रहते थे और अपने पूरे जीवन में कभी स्थानांतरित नहीं होते थे। इसलिए उसने स्वयं को भी अंडरवर्ल्ड का ही निवासी समझ लिया था। परंतु जब उसे कहा गया कि वह सुरंग खोदने वाला है, उसे कुछ राहत मिली। दुर्भाग्यवश उसे ये भी बताया गया कि यद्यपि वह अंडरवर्ल्ड का निवासी नहीं है, परंतु वह वास्तव में दास है जो अंडरवर्ल्ड के कुलीनों के लिए भूल भुलैया का विस्तार करने में मदद कर रहा है। फिर भी वह दास का अर्थ नहीं समझ पाया और केवल सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसे यह अजीब लगा कि कोई उसके भोजन, कड़ी मेहनत या स्वतंत्रता की कमी को लेकर शिकायत कर सकता है। अगर भूख लगी है तो खाओ, अगर नींद आई तो सो जाओ। उसके लिए ये जीवन सहज और आरामदायक था, और वह समझ नहीं पाया कि दास होना इतना भयानक क्यों माना जाता है। कम से कम अभी तक नहीं। जैसे जैसे वह अपने सहकर्मियों के साथ विचार और अनुभव साझा करता, वह चारों ओर की दुनिया को समझने लगा। उसके वार्तालाप साथी ने अपने पूरे जीवन की कहानी उसे बिना किसी रोक टोक के सुनाई। उस बूढ़े व्यक्ति से उसने सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी, कहना क्या है और नाम क्या होता है। उसकी खुदाई अब थोड़ी और आनंददायक हो गई थी। वह लगातार बातें करता रहा, और कई लोग जो उसके पास से गुजरते उसे उत्सुकता से देखते। सभी लोग उसका नाम पूछते, पर वह नहीं समझ पाता था। बस खुशी खुशी उनके कथाओं को सुनता और खुदाई करता रहा। समय बीतता गया। वह और अधिक प्राणियों से मिला जैसे जैसे वह सुरंग के आधे भाग से आगे बढ़ता गया। उसे मजाक में यप्पी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वह लगातार बातें करता रहता था। एक दिन उसने उस व्यक्ति से मुलाकात की जिसे अंधकार में ठीक से नहीं देख पाता था और जो अक्सर दूसरों द्वारा तंग किया जाता था। परंतु उनके बीच तुरंत गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने लंबी बातें की, पर अब उसे उनकी कोई याद नहीं रही, सिवाय एक चीज के, उस व्यक्ति का नाम, किम जिन वू। कुछ दिन बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कार्यस्थल से गायब हो गया। हजारों प्राणी आते और जाते रहे, और उसने कभी उनकी स्थिति को लेकर जिज्ञासा नहीं दिखाई। लेकिन पहली बार किम जिन वू का गायब होना उसकी यादों में एक विशेष स्थान रख गया। उसने महसूस किया कि जो लोग गायब हो जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। और तभी उसने एक चालाक योजना बनाई। पहली बार अपने जीवन में उसने सक्रिय निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से उसका नाम होगा किम जिन वू। वह यथावत बातें करता रहा, लेकिन अब प्रत्येक कार्य के दौरान जोर जोर से चिल्लाता, मेरा नाम किम जिन वू है। सभी सहकर्मी इससे परेशान हो गए। पहली बार उसे मकड़ी पर्यवेक्षक द्वारा पीटा गया। शरीर पर चोटें और चोटों के निशान बन गए, पर उसने कभी अपनी खुशी खोई नहीं। अपने नाम को पाने की खुशी उसे सभी दर्द से ऊपर ले गई। धीरे धीरे उसके सहकर्मी, जो पहले अलग अलग व्यवसायों, काश्तकार, वकील, सैनिक, इंजीनियर, गायक, रसोइया, व्यवसायी से आए थे, उसे अपने अनुभव और जीवन की कहानियां सुनाने लगे।
और तभी किम जिनवू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, किसी और की कहानी सुनना भी उतना ही आनंददायक हो सकता है जितना अपनी खुद की कहानी बताना। वह धीरे धीरे गायक, सैनिकों का कमांडर और कुशल बेकरी मास्टर बन गया। इसी से उसके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और उसने खुशी का वास्तविक अर्थ जाना। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि वह इस सुरंग से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह न नीले आकाश को देख सका, न रात के तारों की सुंदरता को महसूस कर सका। धीरे धीरे वह निराशा में डूबने लगा, भोजन छोड़ने लगा और मौन रहने लगा। सहकर्मी देर से समझ पाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम जिनवू, जो कभी चुप नहीं रहता था, अब कभी बोलता नहीं था। उसकी चमकदार उपस्थिति धीरे धीरे समाप्त हो गई। सहकर्मी एक एक करके कुछ छोड़ने की कोशिश करते रहे, उसकी भविष्य की उम्मीद को जीवित रखने के लिए। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, सभी नई कहानियां और जानकारी साझा की। एक एक कर सहकर्मी गायब होने लगे, और जब किम जिनवू ने देखा कि चारों ओर मौन छा गया है, तो केवल एक व्यक्ति उसके पास रह गया, जिसने उसे सच बताया। वे अंडरवर्ल्ड के ड्यूक द्वारा संचालित भूल-भुलैया के मजदूर थे। जैसे ही सुरंग अन्य सुरंग से मिलती, उनकी मृत्यु निश्चित थी। और जल्द ही वह आखिरी व्यक्ति भी किम जिनवू के पास से चला गया। उसकी जगह अज्ञात, विशाल और भयानक प्राणी आए, विशाल मकड़ियां, जो पहले उसके लिए सबसे डरावनी प्रतीत होती थीं। किम जिनवू पहली बार उन्हें देखकर स्तब्ध हो गया और भय से दौड़ पड़ा। जब वह सुरंग के सामने पहुंचा, उसने उन सहकर्मियों को देखा जिन्हें वह लंबे समय से देखने का लालसा रखता था। तुम मूर्ख, यहाँ क्यों हो? पूर्व दक्षिण कोरियाई सैनिक ने उसे चेताया। ये पहली बार था जब किसी ने उस पर चिल्लाया। किम जिनवू भावनाओं की लहर में डूब गया और आंसू बहने लगे। सहकर्मी उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और उसे सांत्वना देने लगे। बस चुप जाओ, चाहे कुछ भी हो, भूख लगे या जिज्ञासा, चुपचाप रहो जब तक सब शांत न हो जाए। समझे? किम जिनवू पूरी तरह नहीं समझ पाया, परंतु उसने सिर हिलाकर सहमति दी। अचानक जमीन हिली, धड़ाम, भयानक दहाड़ और सुरंग के चारों ओर चीखें सुनाई दीं। सुरंग में सेंध लग गई है। सुरंग के हर कोने से चीखें गूंज उठीं, और उसी क्षण उसके बगल में खड़ा मजदूर अपने पिकैक्स को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, रुद्र प्रताप, तुम्हें जीवित रहना होगा। सुरंग में हवा गीली और धूल से भरी हुई थी, फिर भी यह धूल को पूरी तरह सोखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ढह चुकी दीवार की वजह से धूल पूरे वातावरण में जैसे धुंध की तरह फैल गई थी। हर तरफ खांसी और छींक की आवाजें उठ रही थीं। धड़ाम, पूरी खांसी और धूल की परतें अभी मिटी भी नहीं थीं कि युद्ध आरंभ हो गया। सबसे पहले मैदान में प्रवेश किया धारीदार मकड़ी ने, जो शुरू से ही बेकाबू चीख रही थी। वह पूरी दीवार गिरने से पहले ही धूल में दौड़ पड़ी। एक मजदूर, जो इसे टाल नहीं सका, उसकी चपेट में आया और उसकी टक्कर से उसका सिर चूर चूर हो गया। अन्य मजदूर अपने साथी की अचानक मौत देखकर डर के मारे भागकर सुरंग की दीवारों से सट गए, लेकिन जल्दी ही उन पर आने वाली जीवों की अनंत लहरों ने उन्हें भी बहा दिया। आह, मदद करो! रुद्र प्रताप की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह देख रहा था कि उसके सामने क्या घट रहा था। अन्य मजदूरों ने उसे छुपने के लिए कहकर आग्रह किया था, पर वह अभी तक होश में नहीं आया था, भयानक दृश्य से मंत्रमुग्ध। आह आह! इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर पूर्व सैनिक अर्जुन वर्मा ने अपने दांत कसते हुए रुद्र प्रताप को अपने दुबले पतले फिर भी मजबूत बाहों में संभाला। वे अपनी जान को बचाने के लिए दीवार से इतनी मजबूती से सट गए कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया, पर अर्जुन वर्मा जानता था कि अब कहीं और छुपने का स्थान नहीं था। उसका मन अपमानित महसूस कर रहा था। एक समय में दक्षिण कोरिया की विशेष बलों के गर्वित पूर्व अधिकारी रहे अर्जुन वर्मा, जिसने कभी केवल बंदूक के सहारे किसी से डरना नहीं सीखा था, अब केवल पिकैक्स लिए कांप रहा था। पर ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने जो विशाल राक्षसी प्राणी दौड़ रहे थे, वे किसी मानव से मुकाबला करने योग्य ही नहीं थे। वह असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन रुद्र प्रताप को अपनी बाहों में थामे हुए उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने आत्मबल को जगाया। युद्ध का मैदान इतना भयानक था कि राक्षस सैनिक अपने डरावने स्वरूपों के साथ पूरी जगह पर दहशत मचा रहे थे। विशाल मकड़ियां दहाड़ रही थीं, और अनजाने प्राणी अपने लंबे टेंटाकल से उन्हें चीर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अन्य प्राणी अचानक कहीं से प्रकट होकर उनके हमलावरों का सफाया कर रहे थे। ये खतरनाक युद्ध मानव के लिए किसी नरक से कम नहीं था। और स्थिति और भी भयानक तब हो गई जब अर्जुन वर्मा की नज़र एक विशाल घर के आकार की मकड़ी पर पड़ी, जो खतरनाक निशानों से ढकी हुई थी और तेजी से उनके ऊपर बढ़ रही थी। एक मजदूर होमेश्वर चिल्लाया, आगे दौड़ो, नहीं तो ये तुम्हें कुचल देगा। इस चेतावनी के साथ अर्जुन वर्मा ने रुद्र प्रताप को अपने बाहों में उठाया और पागलों की तरह दौड़ने लगे।
उन्होंने ढह चुकी दीवार को पार किया और जो दृश्य सामने आया वह सीधे नरक का प्रतीक था, जहां प्राणियों के शवों का ढेर पहाड़ जैसा लगा और नीली रंजक रक्त की बदबू चारों ओर फैल रही थी। रुद्र प्रताप, भागो! विपरीत पक्ष के प्राणी इतने व्यस्त थे कि उन्हें अर्जुन वर्मा और रुद्र प्रताप दिखाई ही नहीं दे रहे थे। एक व्यक्ति ली वीरेंद्र तेजी से अपने सहकर्मियों के साथ दौड़ते हुए आगे निकल गया। पीछे से आ रहे होमेश्वर ने कुछ देखा और दंग रह गया। अन्य मजदूरों ने शायद ध्यान नहीं दिया, पर जमीन पर पड़े प्राणी सभी उनके पक्ष के थे। एक विशाल रहस्यमय शत्रु प्राणी आराम से मकड़ियों को चीर रहा था। जैसे ही घर के आकार की मकड़ी ने दहाड़ते हुए सुरंग से कूदकर अपनी हमलावर प्राणी का गला काटा, अर्जुन वर्मा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन सहकर्मियों की चिल्लाहट ने उसे होश में लाया। पूर्व गायक पार्थ हर्षद, जो हमेशा अपने अनुभवों और यात्रा की कहानियों के लिए मशहूर था, प्राणियों के क्रूर संघर्ष में फंस गया। उसका शरीर कुचलकर बिखर गया। सभी डरावनी चीखों के बीच मजदूर अपनी दौड़ जारी रखे हुए थे। वे अब युद्ध के बीच केंद्र में थे। विशाल प्राणियों की ताकत के कारण मोर्चे पर लंबी कतारें बन चुकी थीं। कई मित्रवत प्राणी एक दूसरे के हमलावरों से लड़ रहे थे और स्थिति पूरी तरह अराजक थी। ली वीरेंद्र और अन्य मजदूर ध्यानपूर्वक युद्ध क्षेत्र के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। सभी प्राणी विशालकाय थे, सबसे छोटे का आकार भी लगभग 3 मीटर था। मजदूरों के लिए उनके बीच से सुरक्षित निकलना नामुमकिन था। एक मजदूर जहर भरी धुंध में फंस गया और भस्म हो गया। जून यशवंत, पूर्व बेकरी मास्टर, जिसने कभी सपने में कहा था कि वह अपनी मेहनत से सबसे बेहतरीन रोटी बनाएगा। मजदूर बिना विलाप किए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने विषैले धुंध और विशाल प्राणियों से बचते हुए केंद्र में पहुंच गए। हालात और भी खतरनाक हो गए क्योंकि मित्रवत प्राणियों का हमला बढ़ गया। अगर हम ऐसा करते रहे, हम सभी मर जाएंगे। ली वीरेंद्र, जो अब तक शांति बनाए रखे थे, चीख पड़े। उनके चारों ओर कई सहकर्मी मृत्यु की ओर बढ़ चुके थे। रुद्र प्रताप को छोड़कर केवल 5 बचे थे: ली वीरेंद्र, अर्जुन वर्मा, शेफ ओमेश्वर, अभियंता रोहन और रिपोर्टर यशवंत। वे पूरी तरह हताश दिख रहे थे। प्राणियों की उपस्थिति को अनदेखा कर उन्होंने अपने अंत की भयावहता को स्वीकार कर लिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। शायद हमें समूह बनाकर बचना असंभव है, शेफ ओमेश्वर ने कड़वाहट से कहा। रोहन कुछ बोलने ही वाला था कि शेफ ने अपनी टूटी हुई टांग की ओर इशारा किया। दौड़ते समय उसे विषैले धुंध ने चोट पहुंचाई थी और दाहिनी टांग विकृत हो रही थी। मैं प्रलोभन बनूंगा, आप लोग मौका पाकर दूर निकल जाएं। शेफ ओमेश्वर ने अपनी घायल टांग के बावजूद आगे बढ़ते हुए अन्य को मौका दिया। सुनो, तुझे अपमानित करूंगा। मैं शेफ ओमेश्वर हूं, जो एक दिन तुम्हारे ही मांस से बेहतरीन भोजन तैयार करेगा। वह प्राणियों की ओर दौड़ा, पर मजदूरों ने हंसी भी नहीं। अर्जुन वर्मा ने शेष मजदूरों को चिल्लाया, क्या कर रहे हो? जल्दी भागो! क्या तुम चाहते हो कि ओमेश्वर की कुर्बानी व्यर्थ जाए? उन्होंने रुद्र प्रताप को फिर से उठाया और दौड़ पड़े। उन्होंने छोटे रास्ते से बढ़ते हुए आगे निकलने की कोशिश की। ली वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से दौड़ते हुए शोर मचाया ताकि प्राणी उनका ध्यान खींचे। जल्द ही वह विशाल प्राणी उन्हें पीछे छोड़कर शिकार की ओर बढ़ गया। आखिरकार वे छोटे सुरंग तक पहुंचे। वहां रुद्र प्रताप गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, केवल यशवंत जीवित बचे थे। रुद्र प्रताप की आंखों के सामने अपने सहकर्मियों के चेहरे अब भी ताज़ा थे, पर यशवंत ही अंतिम बचा था। मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, यशवंत, अंतिम बचे हुए साथी ने कहा। उसका पेट अज्ञात भाले से छिद्रित था। मौत का अर्थ न समझ पाने के बावजूद रुद्र प्रताप ने अपने सीने में भारीपन महसूस किया। हमारा रुद्र प्रताप, हमारा छोटा भाई, यशवंत ने धीरे धीरे अंतिम शब्द कहे। उसकी आंखों में आंसू थे और रुद्र प्रताप ने उसकी रक्त से सनी हथेलियों को अपने गालों पर महसूस किया। वह जान गया कि तुम्हें जीवित रहना होगा, इस नरक से बाहर निकलना होगा, चाहे उनके गंदे मांस और खून से ही क्यों न, तुम्हें जीवित रहना होगा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप ने अपनी हिम्मत जुटाई और सामने उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली। उसकी आंखों से नीली तेज रोशनी फैली और अंधकार में फैल गई। बाहर आओ, रुद्र प्रताप ने गूंजते स्वर में आदेश दिया। अभी शांति से बोल रहा हूं, जब मैं कहूं तभी बाहर आओ। अंधकार में एक अजीब आकृति हिलने लगी। नमस्ते, अजय कमांडर और पूरी मंजिल का केवल एक विजेता। एक साधारण आकृति धीरे धीरे छाया से बाहर आए। उसकी नीली त्वचा और सींग उसे असाधारण बना रहे थे। रुद्र प्रताप ने अजीब सा परिचय महसूस किया। तुम डेनारियन, अन्य लोग मुझे सपनों का स्वामी के नाम से जानते हैं।
ये व्यक्ति नहीं, डेनारियन की हंसी यूं ही की हंसी से इतनी मिलती जुलती थी कि सुनते ही रुद्रप्रताप के दिमाग में झंझना उठी। तुम कमीने, अब समझ में आया कि मेरे बुरे सपने क्यों आ रहे थे। रुद्रप्रताप ने तीखे स्वर में पलटकर कहा। अगर यह कोई और दिन होता तो रुद्रप्रताप शायद किसी डीप फ्लो काउंट के प्रति इतनी खुली अशिष्टता दिखाने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। चाहे यह उसके दुष्स्वप्न की वजह से था या सुरंग खुदाई के अपने अपमानजनक अतीत को याद करने के लिए मजबूर होने की वजह से, उसे स्वयं भी स्पष्ट नहीं था। पर जो निश्चित था वह यह था कि उसकी अवचेतना को उसके अनुमति के बिना बाहर लाया जाना उसके मन में कड़वाहट छोड़ गया था। मुझे खेद है, ये बस मेरी शक्ति का स्वभाव है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। डेनारियन ने ये कहते हुए बिल्कुल भी क्षमायाचक भाव नहीं दिखाया। रुद्रप्रताप का गुस्सा अब उबलने को था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ये तुम्हारा सपना है, मुझे लगा था कि यह और भी भयानक होगा। डेनारियन ने उसकी सपना सृष्टि का अवलोकन करते हुए कहा, जो अब टूट चुकी थी, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में एक सपना था। चुप रहो, तुम्हें दूसरों के सपनों में झांकने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्रप्रताप ने भड़कते हुए कहा। तुम तो पूरी तरह नफरत से भरे हुए हो, डेनारियन ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्रप्रताप ने डेनारियन का स्थिर चेहरा देखा और अपने दांतों को कसते हुए सवाल पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? रुद्रप्रताप ने अभी अभी अपने बिखरे हुए विचारों को संभाला था, जो इस दुष्स्वप्न के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। वह जानता था कि कोई भी डीप फ्लो काउंट बिना विशेष कारण के व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने नहीं आएगा। और यथार्थतः डेनारियन ने अपना कारण उजागर किया। अगर मैं कह दूं कि मैं अपनी बेटी की वजह से आया हूं, क्या ये बहुत स्पष्ट होगा? तुम यहाँ यूं ही की वजह से हो, रुद्रप्रताप ने जवाब दिया। अब उसे इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था, और अगर वह पूरी तरह से इस दुष्स्वप्न से जागना चाहता था तो उसे पहले डेनारियन का सामना करना ही पड़ेगा। मेरी प्रिय बेटी तुम्हारे संरक्षण में है, और क्या तुम चाहते हो कि मैं अब उसे तुम्हें लौटा दूं? अचरज की बात, डेनारियन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। कैसे कर सकता हूँ? आखिरकार वह अब मेरी पहुंच से बाहर है। मैं अब पिता की भूमिका निभाने का इरादा नहीं रखता। बेशक अगर उसके साथ कुछ गलत होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब तक की स्थितियों को देखकर लगता है कि वह ठीक ही है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर डेनारियन यहाँ अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए नहीं आए थे तो रुद्रप्रताप समझ नहीं पा रहा था कि अन्य उद्देश्य क्या हो सकता है। उसने खुद को शांत किया और डेनारियन के उत्तर का इंतजार किया। मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। डेनारियन के चेहरे से वह स्थिरता चली गई थी और अब वह गंभीर दिखाई दे रहे थे। चेतावनी? रुद्रप्रताप ने अस्पष्ट उत्तर पर भौहें चढ़ाईं। जल्द ही पार्थेनॉन अपनी चाल चलने लगेगा। रुद्रप्रताप ने डेनारियन की बात का अर्थ समझने की कोशिश की और स्पष्टीकरण के लिए आगे झुक गया। मैंने सुना है कि तुमने उसे कुछ प्रभावशाली उपहार दिए थे, इस वजह से वह अब उत्साहित हो गया है, डेनारियन ने कहा। लेकिन अगर वह अचानक कोई गलती करता है तो अन्य काउंट्स तो उसका फायदा उठाएंगे, है ना? रुद्रप्रताप ने पूछा। तुम 11वीं मंजिल की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते हो। क्या ये जानकारी लोहे जैसे अनुशासन वाले अनातोलियस ने दी? और अगर उन्होंने दी भी, पार्थेनॉन कितनी भी नफरत रखता हो, जब तक अन्य काउंट्स उसे नियंत्रित कर रहे हैं वह अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। शायद यही वजह थी कि रुद्रप्रताप ने डेनारियन की चेतावनी सुनकर भी बहुत घबराहट महसूस नहीं की। मैं चाहता हूं कि तुम अनातोलियस पर भरोसा न करो। इस बार न तो अनातोलियस तुम्हारी मदद कर पाएगा, डेनारियन ने चेताया। ऐसा क्यों? मैं इसका कारण नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। पार्थेनॉन अगर अपनी भूल भुलैया के दरवाजे खोल भी दे तब भी अनातोलियस एक भी आयरन ब्लडड नाइट को तैनात नहीं कर पाएगा। रुद्रप्रताप ने गंभीरता से सोचा कि कहीं 11वीं मंजिल की राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव तो नहीं हो गया। बेशक पार्थेनॉन को नियंत्रित करने के लिए अनातोलियस का होना जरूरी था, और अगर पार्थेनॉन स्वतंत्र होकर इच्छानुसार काम करता तो वह न तो अहंकारी कौवे को बख्शता और न ही नागा राजा को। पार्थेनॉन की सेना 11वीं मंजिल से बाहर निकलते ही साधारण होगी, रुद्रप्रताप ने टिप्पणी की। इतना आत्मविश्वासी मत बनो, डेनारियन ने अपनी आंखें तरेरी कर चेतावनी दी। डीप फ्लो काउंट्स जितने तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक चतुर और विचारशील हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई तरीका है जिससे इंटरफ्लो पेनल्टी को टाला जा सकता है। डेनारियन बिना कारण रुद्रप्रताप को चेतावनी नहीं देते। मैं सावधान रहूंगा, रुद्रप्रताप ने कहा। जब तक तुम समझते हो, अहंकार और स्वार्थ तुम्हें केवल नष्ट करेंगे। इतना कहकर डेनारियन का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जाते जाते उन्होंने कहा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रुद्रप्रताप ने पूछते हुए रुकवाया। क्या तुमने अजेय भाड़े के सैनिकों को भेजा था? रुद्रप्रताप ने पूछा। डेनारियन कुछ नहीं बोले, फिर भी उसके होठों के हल्के मुस्कान के कोण ने रुद्रप्रताप को पर्याप्त जवाब दे दिया। क्रास्टो और उसके भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से डेनारियन द्वारा भेजे गए थे। फिर मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूँ। फिर मिलेंगे, डेनारियन ने कहा। रुको, रुद्रप्रताप ने डेनारियन को पकड़ लिया।
उसने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। डेनारियन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब रुद्र प्रताप का मुक्का उसके चेहरे पर लगा। कम से कम इस दुष्स्वप्न की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कमीने। डेनारियन नींद से जागा और अनायास अपने चेहरे को रगड़ने लगा। पिछली अनुभूति, चेहरे के टुकड़े टुकड़े होने की, अब भी ताज़ा थी। कर्ग, डेनारियन ने दर्द से मुंह मोड़ा और चेहरे को रगड़ता रहा। हा 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 हा, उसकी हल्की हंसी अब जोरदार फूट रही थी। डेनारियन लंबे समय तक जोर जोर से हंसते रहे। यूं ही ने अच्छा खेल दिखाया। आखिरकार डेनारियन हंसी रुकाकर सिंहासन पर लौट आए और अपने पैरों को क्रॉस किया। उन्होंने अंधकार में गहराई से देखा और सोचा, मेरी प्यारी बेटी, दुख की बात है कि तुम्हारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम अंत तक लड़ती रहो। डेनारियन के शब्द अंधकार में गर्त में गूंज उठे। मैं बस ये कहना चाहता था। खैर, काले व्यापारी ने कई बार अपने मुंह को खोला और बंद किया, मानो शब्दों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो, और अंततः वह धीरे धीरे बोल पाया, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुरोध कर सकता हूँ? एक अनुरोध? क्या वास्तव में ऐसा कोई अनुरोध है जो तुम्हें मुझसे करने की आवश्यकता हो? रुद्र प्रताप ने हैरानी से पूछा। ये कुछ कठिन नहीं है। रुद्र प्रताप ने काले व्यापारी की ओर देखा और सोचा कि शायद ये कोई और सौदा है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। व्यापारी असामान्य रूप से असहज और संकोचपूर्ण दिखाई दे रहे थे। ये व्यक्तिगत अनुरोध है या काले व्यापारियों की ओर से? उन्होंने सावधानीपूर्वक पूछा। यदि मुझे इसे किसी लेबल में बांधना पड़े तो आप इसे व्यक्तिगत अनुरोध कह सकते हैं। काले व्यापारी अब तक रुद्र प्रताप के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी रहे थे, इसलिए उनके लिए कोई अनुरोध करना मुश्किल नहीं था। तो फिर यह क्या है? रुद्र प्रताप ने पूछा। मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब तक ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए कोई ना कोई कीमत तय होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों में स्पष्टता होना जरूरी है। काले व्यापारी ने अब पहले की तरह झिझकते हुए नहीं, बल्कि सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया। ठीक है, तो जब समय आएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। उसने यह महसूस किया कि पार्थेनॉन की सेना को हराना असंभव नहीं होगा, लेकिन ये भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए उसने कहा कि उसे आगामी युद्ध की तैयारी करनी होगी और काले व्यापारी को विदा कर दिया। हालांकि जैसे ही काले व्यापारी अपने भूल भुलैया से बाहर निकलने लगे, उन्होंने रुद्र प्रताप को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। रुद्र प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें इस पर पूरा भरोसा है? अरे, ऐसा क्यों? कोई जानकारी दूं जिसे मैं स्वयं सुनिश्चित न कर सकूं? काले व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने अपनी खुरदरी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी की ओर देखा। और फिर, यह मुझे क्यों बता रहे हो? मालिक को विजयी होना होगा ताकि मेरा अनुरोध सुना जा सके, है ना? कृपया इसे मेरी अग्रिम राशि मान लीजिए। रुद्र प्रताप ने काले व्यापारी के गंभीर भाव को देखकर लंबी सांस ली। लगता है अब मुझे तुम्हारा अनुरोध सुनना पड़ेगा, जब मैंने तुम्हारी अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है। अगर मैं एक और बात जोड़ सकता हूँ, जो जानकारी मैंने अभी दी है वह मेरी जान को खतरे में डालती है। ये जानकारी कहीं और लीक नहीं होनी चाहिए। कृपया इसे अपने तक ही सीमित रखें। रुद्र प्रताप ने व्यापारी की गंभीरता पर ठिठोली करते हुए कहा, यह मज़ेदार है। तुमने मुझे खुद कहा कि यह कोई कठिन अनुरोध नहीं है, और अब कहते हो कि तुम्हारी दी हुई जानकारी तुम्हारी जान पर भारी पड़ती है। ठीक है, मैं इसे युद्ध समाप्त होने के बाद सुनूंगा और तब तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं केवल आभारी रहूंगा। काले व्यापारी ने मुस्कुराते हुए भूल भुलैया छोड़ दी। मालिक, आपने बुलाया? डोमिनिक ने आवाज लगाई। रुद्र प्रताप ने डोमिनिक को लंबे समय से नहीं देखा था, क्योंकि वह पार्थेनॉन के खिलाफ आगामी युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थी। ये लंबे समय के बाद था जब उन्होंने मास्टर रूम में रुद्र प्रताप से मुलाकात की। तैयारियां कैसी चल रही हैं? उन्होंने पूछा। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी कमी है, लेकिन कुल मिलाकर योजना के अनुसार प्रगति हो रही है, डोमिनिक ने उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने सावधानीपूर्वक पूछा, तो वह तरीका क्या है जिसकी आप बात कर रही थीं? वह सावधानीपूर्वक शब्द चुन रही थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं पार्थेनॉन की सेना को रोकने की योजना बना रही हूँ। रोकने? हाँ, अगर हम अपने भूल भुलैया के भीतर लड़ेंगे तो हमें थोड़ी बढ़त मिल सकती है, लेकिन यदि कुछ गलत हो गया तो पूरा भूल भुलैया तबाह हो सकता है, उसी तरह जैसे बेसिलिस्क राजा अनाक्स के युद्ध के दौरान हुआ था। बेसिलिस्क के आक्रमण से खोला गया विशाल छेद अब भी भूल भुलैया में मौजूद था। उस समय भूल भुलैया की सुविधाएं इतनी कमजोर थीं कि उन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन अब यदि कोई क्षति हुई तो यह अपरिवर्तनीय हो सकती थी। ये तथ्य सही था, लेकिन ये योजना को पर्याप्त ठोस नहीं बनाता था। रुद्र प्रताप को थोड़ी निराशा हुई। और डोमिनिक की योजना में एक और दोष था। अनातोलियस के संदेश के अनुसार पार्थेनॉन अपनी चुनी हुई शीर्ष सेनाएं, प्रीस्ट्स ऑफ डेस्पेयर, भेजने वाला है।
मैंने उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से सामना नहीं किया, लेकिन जो मैं जानता हूँ वह यह है कि वे कम से कम आयरन ब्लडेड नाइट्स के बराबर मजबूत होंगे। आप उन्हें कैसे रोकने वाली हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। अगर वास्तव में इंटरफ्लो पेनल्टी को मात देने का कोई तरीका है तो 9वीं मंजिल पर ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो प्रीस्ट्स ऑफ डेस्पेयर को रोक सके। पूरी हीरो ग्रेड सेना को कैसे रोका जा सकता था? फिर भी डोमिनिक निश्चिंत दिख रही थीं। अगर यह कोई साधारण तरीका होता तो हम ये कर ही नहीं पाते। क्या आपके पास कोई वैकल्पिक योजना है? रुद्र प्रताप ने उनकी आत्मविश्वास पर प्रश्न किया। डोमिनिक ने मास्टर रूम के नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, हम लोग पीछा करने वाले हैं। पीछा? हम 11वीं मंजिल की सेना की बात कर रहे हैं, न कि 10वीं की। क्या ये सच में इतना आसान होगा? रुद्र प्रताप ने पूछा। 10वीं मंजिल की सेना का पीछा करना भी उसकी अपनी सेना के लिए भारी पड़ चुका था। शत्रु की सेना की श्रेष्ठता के कारण उसे बैकअप योजना और उसकी बैकअप योजना भी बनानी पड़ी थी। अब 11वीं मंजिल की सेना के साथ इतने बड़े शक्ति अंतर में इस अंतर को पाटने के लिए और क्या विकल्प बचता? डोमिनिक ने सिर हिलाया। नहीं, हम पार्थेनॉन की सेना का पीछा नहीं करेंगे। क्या? रुद्र प्रताप ने पूछा। डोमिनिक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हम प्रीस्ट्स ऑफ डेस्पेयर का पीछा नहीं करेंगे। हम 10वीं मंजिल के प्राणियों का पीछा करेंगे। अंततः लंबे समय से प्रतीक्षित सामान्य पत्थर समनिंग स्टोन्स तैयार हो गए। रुद्र प्रताप ने उन्हें प्राथमिकता के क्रम में वितरित किया, पहले उन सेनापतियों को जो अपनी क्षमता साबित कर चुके थे। सबसे पहले डोमिनिक को उच्च गुणवत्ता वाला सामान्य पत्थर मिला, फिर क्रमशः क्वांस, अर्थेगा, रिक्शाशा और बाल्जार्क को। मॉरिगन और हेमडाल ने सामान्य पत्थरों को लेने से मना कर दिया। रुद्र प्रताप को यह नहीं पता था कि ऐसा इसलिए कि वे स्वयं सामान्य पत्थरों से उत्पन्न हुए थे या वे उनसे ऊब चुके थे, पर उन्होंने उनकी इच्छा पर और प्रश्न नहीं उठाया। मैं हमेशा के लिए अपने राजा की कृपा के लिए आभारी रहूंगा। मैं अपनी पूरी निष्ठा साबित करने का प्रयास करूंगा। क्वांस और रिक्शाशा ने अपने कृतज्ञता के भाव दिखाते हुए चारों ओर झुककर प्रणाम किया, जबकि अर्थेगा और बाल्जार्क ने खुशी के गीत गाए। उन्होंने सभी ने रुद्र प्रताप की उपस्थिति में सामान्य पत्थर ग्रहण किए। नागा योद्धा हीरो ग्रेड क्वांस ने सामान्य पत्थर ग्रहण किया। अंडर एल्फ रेंजर रिक्शाशा ने सामान्य पत्थर ग्रहण किया। चारों ओर प्रकाश की झलकें फैल गईं और संदेश क्रमशः प्रकट हुए। लेबिरिंथ में असामान्य ऊर्जा की लहरें फैल गईं, लेकिन इसके अलावा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। केवल रिक्शाशा ही हीरो ग्रेड में अपग्रेड हुई। एक ही पर्याप्त नहीं है, अर्थेगा ने भूखे कुत्ते की तरह होंठ चबाते हुए कहा। तुम लालची हो। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसने कुछ और सामान्य पत्थर वितरित किए। ओह, आज कितना अद्भुत दिन है। मैं तुम्हारे प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाऊंगा। अर्थेगा ने एक और सामान्य पत्थर ग्रहण किया और बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए सावधानीपूर्वक अपने लिए लिया। फिर से, लेकिन कई सामान्य पत्थरों के सेवन के बावजूद उनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। रुद्र प्रताप ने सोचा कि शायद डोमिनिक का मामला विशेष है और प्रक्रिया को रोकने वाला था, तभी रिक्शाशा अचानक चमकने लगी। अंडर एल्फ रेंजर हीरो ग्रेड रिक्शाशा सामान्य पत्थर की शक्ति से विकसित हो रही है। यही है। रुद्र प्रताप सिंहासन से उछला और संदेश को देखकर अपना मुक्का हवा में उठा दिया। अर्थेगा ने अपने मास्टर और रिक्शाशा के बीच देखा और फिर अपनी किस्मत आजमाई। आह, काश मुझे और खाने को कुछ मिल जाए। उसने संकेत दिया कि वह और सामान्य पत्थर चाहता है, लेकिन तब रुद्र प्रताप की नज़रें केवल रिक्शाशा पर टिक गईं। जैसे डोमिनिक को कोकून में लपेटा गया था, वैसे ही रिक्शाशा को एक पेड़ के फल जैसी संरचना में लपेटा गया था। उसके पुनर्जन्म के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है। इसी तरह उसकी पूरी परिपक्वता और रूपांतरण में समय लगेगा। रुद्र प्रताप ने संदेश देखा और अर्थेगा तथा बाल्जार्क की ओर ध्यान दिया और कहा, लगता है आज आप लोगों के लिए भी मजा आने वाला है। इसके बाद उसने अपने पास रखे विशाल सामान्य पत्थरों का वितरण शुरू कर दिया। डोमिनिक ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, हम पार्थेनॉन की सेना का पीछा नहीं करने वाले हैं। क्या? रुद्र प्रताप ने आश्चर्य व्यक्त किया। डोमिनिक ने शरारती मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, हम प्रीस्ट्स ऑफ डेस्पेयर का पीछा नहीं करेंगे। हम 10वीं मंजिल के प्राणियों का पीछा करेंगे। अंततः लंबे समय से प्रतीक्षित सामान्य पत्थर समनिंग स्टोन्स पूरी तरह से तैयार हो गए। रुद्र प्रताप ने इन्हें वितरित करना शुरू किया और प्राथमिकता उन सैनिकों को दी गई जो अपने नेतृत्व कौशल और क्षमता साबित कर चुके थे। सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला सामान्य पत्थर डोमिनिक को प्रदान किया गया, उसके बाद क्रमशः क्वांस, अर्थेगा, रिक्शाशा और बाल्जार्क को। मॉरिगन और हेमडाल ने सामान्य पत्थरों की पेशकश को ठुकरा दिया। रुद्र प्रताप को यह समझ नहीं आया कि ऐसा इसलिए हुआ कि वे स्वयं सामान्य पत्थरों से उत्पन्न हुए थे या फिर अब उनसे ऊब चुके थे, लेकिन उन्होंने इस पर और प्रश्न नहीं उठाया और आगे कोई पूछताछ नहीं की। मैं अपने राजा की कृपा के लिए अनंत काल तक आभारी रहूंगा। मैं अपनी पूरी निष्ठा साबित करने का प्रयास करूंगा। क्वांस और रिक्शाशा ने अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए चारों ओर झुककर प्रणाम किया, जबकि अर्थेगा और बाल्जार्क ने खुशी के स्वर में गीत गाया। सभी ने रुद्र प्रताप की उपस्थिति में सामान्य पत्थर ग्रहण किए।
नागा योद्धा हीरो ग्रेड क्वांस ने सामान्य पत्थर ग्रहण किया। अंडर एल्फ रेंजर हीरो ग्रेड रिक्षाशा ने सामान्य पत्थर ग्रहण किया। सभी दिशाओं से प्रकाश की झलकें फूट पड़ीं और संदेश एक के बाद एक प्रकट हुए। लेबिरिंथ में असामान्य ऊर्जा की लहरें फैल गईं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। केवल रिक्षाशा ही हीरो ग्रेड में अपग्रेड हुई। एक ही पर्याप्त नहीं है, अर्थेगा ने भूखे कुत्ते की तरह होंठ चबाते हुए कहा। तुम सच में लालची हो, रुद्र प्रताप ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर भी उन्होंने कुछ और सामान्य पत्थर वितरित किए। ओह, आज का दिन वास्तव में अद्भुत है। मैं तुम्हारे प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाऊंगा। अर्थेगा ने एक और सामान्य पत्थर ग्रहण किया और बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए सावधानीपूर्वक अपने लिए लिया। फिर से, लेकिन कई सामान्य पत्थरों के सेवन के बावजूद उनमें से किसी में भी कोई संकेतपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। रुद्र प्रताप ने सोचना शुरू किया कि शायद डोमिनिक का मामला विशेष है और वह प्रक्रिया को रोकने ही वाला था। तभी रिक्षाशा अचानक तेज प्रकाश से चमकने लगी। अंडर एल्फ रेंजर हीरो ग्रेड रिक्षाशा सामान्य पत्थर की शक्ति से विकसित हो रही है। यही है। रुद्र प्रताप सिंहासन से उछले और संदेश को देखकर अपना मुक्का हवा में उठा लिया। अर्थेगा ने अपने मास्टर और रिक्षाशा के बीच देखते हुए फिर से अपनी किस्मत आजमाई। आह, काश मुझे और खाने को कुछ मिल जाए। उसने संकेत दिया कि वह और सामान्य पत्थर चाहता है, लेकिन उस समय रुद्र प्रताप की नज़रें केवल रिक्षाशा पर ही टिक गईं। जैसे डोमिनिक को कोकून में लपेटा गया था, वैसे ही रिक्षाशा को पेड़ के फल जैसी संरचना में लपेटा गया। उसके पुनर्जन्म के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है। इसी तरह उसकी पूरी परिपक्वता और रूपांतरण में भी समय लगेगा। रुद्र प्रताप ने संदेश देखा और अर्थेगा तथा बालजार्क की ओर ध्यान दिया और कहा, लगता है आज आप लोगों के लिए भी विशेष अनुभव वाला दिन है। इसके बाद उसने अपने पास रखे विशाल सामान्य पत्थरों का वितरण शुरू कर दिया। सामान्य पत्थर केवल सेनापतियों के लिए ही नहीं थे। साधारण योद्धाओं, जिन्होंने शिकार और युद्ध के दौरान हीरो ग्रेड तक पहुंचने की अपार क्षमता दिखाई थी, उन्हें भी सामान्य पत्थर दिए गए, हालांकि कम गुणवत्ता वाले। डोमिनिक और अन्य सेनापतियों को दिए गए सामान्य पत्थरों के विपरीत, ये पत्थर छोटे और रंग में फीके थे, लेकिन उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त थे। और वास्तव में कुछ सैनिक हीरो ग्रेड तक पहुंच गए। नागा ड्रैगन नाइट्स में से 3, नागा जादूगर और नागा पुरोहितों में से 2 और एक नागा योद्धा व एक नागा फाइटर भी हीरो ग्रेड में अपग्रेड हुए। इस प्रकार नागा किला की कुल शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सामान्य सैनिकों की शक्ति, जो हीरो ग्रेड सेनाओं के सामने फीकी पड़ती थी, अब अपग्रेड के बाद बराबरी करने लगी। ये परिवर्तन मास्टर रूम में और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। रिक्षाशा के बाद क्वांस ने भी अपने कोकून में खुद को समेट लिया और बालजार्क लोहे की मूर्ति में बदलते हुए अपने रूपांतरण में जुट गया। क्यों सिर्फ मैं? अन्य सभी जो रूपांतरण में थे, उनके विपरीत अर्थेगा अकेला रह गया और उसने अन्यायपूर्ण परिस्थिति पर रोते हुए सवाल किया। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ड्राकान किसी भी प्रकार के रूपांतरण में असफल रहा, क्योंकि उसकी मूल आकृति दूसरों से भिन्न है। डोमिनिक ने सिर हिलाया और अर्थेगा की नाराजगी को देखते हुए कहा, लेकिन तुम अपना सामान्य पत्थर क्यों नहीं ग्रहण कर रही हो? रुद्र प्रताप ने जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि डोमिनिक ने अपना भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसे नहीं लिया। डोमिनिक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कृपया मुझे अलग से कुछ समय दें, ये जगह थोड़ी। जैसे ही डोमिनिक ने बात अधूरी छोड़ी, रुद्र प्रताप ने मुस्कुराया। पिछले अवसर की तरह डोमिनिक ने भी सामान्य पत्थर को निजी तौर पर ग्रहण किया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने रूपांतरण की प्रक्रिया को दूसरों के सामने दिखाने में शर्मिंदा थी। रुद्र प्रताप की मुस्कान देखकर डोमिनिक और भी लाल हो गई और उसने सिर झुका लिया। मेरे लिए कुछ है क्या? एंजेला अचानक बीच में आए, शायद उन्हें दोनों के बीच का मूड पसंद नहीं आया। क्या तुमने स्वयं सामान्य पत्थर अस्वीकार नहीं किए थे? यह इसलिए कि ताज़ा खून हमारे वैम्पायरों के लिए इन पत्थरों से बेहतर है। एंजेला ने होंठ चाटते हुए रुद्र प्रताप की कलाई की ओर देखा। रुद्र प्रताप ने एंजेला के दबाव से नजरें हटाने का नाटक किया, तभी उसने अपनी दृष्टि से होया को देखा। बीस्ट फोक होने के बावजूद होया ने मानव अन्वेषकों के खिलाफ लड़ाई में अपनी क्षमता साबित की थी, इसलिए रुद्र प्रताप ने उसे भी सामान्य पत्थर दिया। लेकिन होया ने उसे एक खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। होया, रुद्र प्रताप ने बुलाया। होया, जो सामान्य पत्थर के साथ खेल रही थी, तुरंत उसकी ओर दौड़ी। सामान्य पत्थर कहीं दिखाई नहीं दिया। वह हवा में लटका हुआ था और अगर एंजेला ने समय रहते पकड़ नहीं लिया होता तो वह फर्श पर गिरकर टूट जाता। अरे वाह, अच्छी बच्ची, इसे पहले खाओ। उसे डांटने के बजाय रुद्र प्रताप ने कई बार उसे बच्चे की तरह मनाने की कोशिश की, लेकिन होया लगातार मना कर रही थी। पहले जब वह अपने मास्टर की बात सुनती थी, तो आज उसने वैकल्पिक रूप से सामान्य पत्थर को अस्वीकार कर दिया। रुद्र प्रताप ने समझ लिया कि उसकी अस्वीकार का कोई और कारण भी है। लगता है मुझे तुम्हें बोलना सिखाना होगा। रुद्र प्रताप ने उस बीस्ट फोक महिला को याद किया जिसे उसने नीलामी हाउस में देखा था। वह अच्छे से बोल सकती थी, लेकिन नागा किले की सभी बीस्ट फोक मूकी थे।
जैसे ही उसने ये कहा, होया खिलखिलाते हुए दौड़ी और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। अब केवल मिरर रेट्स बचे हैं। रुद्र प्रताप ने मुश्किल से होया को अपने पास से अलग किया और बाकी सामान्य पत्थरों को इकट्ठा करते हुए मिरर रेट्स के भूलभुलैया की ओर चल दिया।